नहर को लेकर के, कल अपनी नहरों को लेकर के बातचीत चल रही थी। आज अपन चर्चा करने वाले हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना को लेकर के। तो आप लिखें, सिंचाई परियोजनाओं की बात चल रही है अपनी, आईजीएनपी। आईजीएनपी का मतलब आप समझेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या समझेंगे? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आईजीएनपी बोले तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, इसका पुराना नाम जो था वो था राजस्थान नहर। यानी अगर बात की जाए कि इसका पुराना जो नाम था, ये क्या नाम था, तो आप कहेंगे इसका शुरुआत में जो नाम था ना वो था राजस्थान नहर। शुरुआत में इसका नाम क्या था, तो आप कहेंगे राजस्थान नहर था। अब राजस्थान नहर नाम तो था, इसे फिर इंदिरा गांधी नहर कब किया गया, तो आप लिखेंगे 2 नवंबर 1984 की बात है। इंदिरा गांधी की मृत्यु की बात की बात है। 2 नवंबर 1984 को नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया। नहर का नाम क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर कर दिया। इंदिरा गांधी नहर कर दिया। नहर कर। इसी इंदिरा गांधी नहर के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाए, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मरुस्थल की जीवन रेखा, राजस्थान की मरुगंगा। ये इंदिरा गांधी नहर के नाम है ना, तो लिखिएगा उपनाम। ये तो इसका पुराना नाम था, लिखें उपनाम राजस्थान की या मरुस्थल की, लिख लो मरुस्थल की जीवन रेखा। यानी मरुस्थल प्रदेश के लिए ये जीवन रेखा से कम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई साहब काम ही ऐसा ही इसका। अब सुनो, अब इस नहर को बनाने की प्रेरणा कहां से मिली? पहले गंगा नहर बनी थी कि पहले इंदिरा गांधी नहर? सर गंगा नहर पढ़ा था पहले अपन ने, बिल्कुल गंगा नहर पहले बनी थी। तो इसको बनाने की जो प्रेरणा है वो कहां से मिली? आप कहेंगे गंगा नहर से। लिखना नोट लगा के, इसको बनाने की प्रेरणा, इसको बनाने की प्रेरणा गंगा नहर से मिली। कहां से मिली? गंगा नहर से मिली। और इसकी योजना बनाने का काम कब हुआ? इसकी योजना किसने बनाई? तो आपको इसकी योजना बनाने का काम कंवर सेन ने किया। ठीक है, तो इसको बनाने की प्रेरणा कहां से मिली? तो आपका उत्तर आएगा गंगा नहर से इसको बनाने की प्रेरणा मिली। अब लिखिएगा नीचे, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह के समय, यहां गंगा सिंह नहीं है, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह के समय सिंचाई अभियंता कंवर सेन, कंवर सेन द्वारा एक पत्र लिखा गया। और पत्र क्या था? पत्र था कि बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। पत्र क्या लिखा? बीकानेर राज्य में, क्योंकि बीकानेर रियासत हुआ करती थी, बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। 1948 की बातें हैं। कब की बात है? तो आपको हो गई 1948 की। और इसमें सुझाव क्या दिया? इसमें सुझाव यह दिया कि सतलज नदी पर, सतलज नदी पर पंजाब में एक बांध बनाकर बनाकर नहर के माध्यम से जलापूर्ति हो जाए। नहर के माध्यम से जलापूर्ति। प्लान ये बना कि पंजाब में सतलज नदी पे बांध बनाया जाए और बांध से फिर पानी नहर के द्वारा ले आया जाए, बीकानेर को पानी मिल जाएगा। अब मिल जाएगा तो फिर प्लान चले कैसे? चलाएंगे। इतना लिखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पुराना नाम राजस्थान नहर। 2 नवंबर 1984 को नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया जाता है। इसे मरुस्थल की जीवन रेखा कहा जाता है। इसको बनाने की प्रेरणा गंगा नहर से मिली है। महाराजा शार्दुल सिंह के समय सिंचाई अभियंता कंवर सेन के द्वारा एक पत्र लिखा गया था। पत्र कहें, पुस्तक कहें, बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। सुझाव दिया गया कि सतलज नदी पर पंजाब में एक बांध बना दिया जाए तो नहर के माध्यम से जलापूर्ति हो सकती है। ओके, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद फिर और क्या बातें चलेंगी वो अपन करते हैं। इतना इतना, हाँ बिल्कुल मक्का मोटे अनाज के अंदर ही। ठीक है, ओके, काका जी लिख लिया? लिख लिया, चलो आगे। अब लिखिएगा आगे कि नहर की आधारशिला, नहर की आधारशिला, यह आधारशिला रखी जाती है कब? तो आप कहेंगे 31 मार्च 1958। किसके द्वारा रखी जाती है? गोविंद वल्लभ पंत, जो तत्कालीन गृह मंत्री हुआ करते थे भारत के। पंत नहीं, पंत, गोविंद वल्लभ पंत, ये तत्कालीन क्या हुआ करते थे? गृह मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने इसकी नींव रखी, आधारशिला रखी कब? 31 मार्च 1958। लिखिएगा, इंदिरा गांधी नहर का, यह राजस्थान नहर थी उस समय, नहर के प्रथम चरण में जल प्रवाह है, यह कब किया जाता है? 11 अक्टूबर 1961। किसके द्वारा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा 11 अक्टूबर 1961 की बात है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा क्या किया जाता है? तो आप कहेंगे इसके अंदर जल प्रवाहित किया जाता है। किसने किया जल प्रवाहित? तो आप कहेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कहां से? नौरंग देशक शाखा से। कहां से जल प्रवाहित? तो आप कहेंगे नौरंग देशक शाखा से। लिखना पड़ेगा, नौरंग देशक शाखा। उसके बाद 19 दिसंबर 1958 को राजस्थान नहर बोर्ड बनाया गया। बोर्ड तो बनाना पड़ेगा फिर, राजस्थान नहर बोर्ड बनाया गया।
बनाया गया जिसके प्रथम अध्यक्ष कंवर सेन थे। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कंवर सेन थे। जिसके प्रथम अध्यक्ष कंवर सेन थे, यानी राजस्थान नहर बोर्ड बनाया गया और राजस्थान नहर बोर्ड के पहले पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? कंवर सेन थे। आपको याद है? ठीक है, लिखिए आगे चलते। अच्छा ठीक है, आपसे ज्योग्राफी पढ़ने के बाद अच्छी लगने लगी, बहुत बढ़िया बात है। मोटे अनाज में चना नहीं आता है, मोटे अनाज में मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ठीक है, कोदो है, ये आते हैं मोटे अनाज के अंदर। चना, सरसों, गेहूं, इनको मोटा अनाज। मोटा दिखने से मोटा नहीं होता, बाजरा कहां मोटा दिखता है ना? ओके, तो दिसंबर 1958 में राजस्थान नहर बोर्ड बनाया गया, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर आएगा कंवर सेन थे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे सुनो, आगे बात आती है इंदिरा गांधी नहर की। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका उत्तर बनेगा सर 649 किलोमीटर। अब 649 किलोमीटर को अगर अपन बांटे तो दो तरीकों से बनती है, एक तो फीडर नहर और एक मुख्य नहर। लिखना 649 किलोमीटर, इसके कितने बात करेंगे? दो। एक तो आती है फीडर नहर। फीडर नहर, फीडर नहर की लंबाई है 204 किलोमीटर। फीडर नहर का मतलब जहां से कोई वितरिका नहीं निकालेगी, उसे कहते हैं फीडर नहर। और इस 204 में भी 150 किलोमीटर पंजाब में, 19 किलोमीटर हरियाणा में और 35 किलोमीटर राजस्थान में। यानी फीडर नहर का 169 किलोमीटर एरिया ये तो रह गया पंजाब में और हरियाणा में, और फीडर नहर का 35 किलोमीटर जो एरिया है ये कहां रह गया? तो आप कहेंगे राजस्थान। उसके बाद में आती है मुख्य नहर, और मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? तो आपका उत्तर बनेगा 445 किलोमीटर, ये मुख्य नहर की लंबाई। और इसमें से फिर शाखाएं निकाल दी, वितरिकाएं निकाल दी, पानी को जहां पहुंचाना वहां पहुंचाते हो। अब लिखना राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? तो कहिएगा मसित्ता वाली हेड। मसित्ता वाली हेड कहां पे है? हनुमानगढ़ के अंदर। यानी नहर का राजस्थान में एंट्री पॉइंट कहां है? मसित्ता वाली हेड में, और ये कहां पे? हनुमानगढ़। अच्छे से देख, ये आ रही कौन सी नदी? व्यास नदी। ये आ रही कौन सी? सतलज। दोनों मिलती है और दोनों के संगम पे क्या बनाया गया है? दोनों के संगम पे बनाया गया एक बांध। बांध को कहते हैं हरिके बिराज। हरिके बिराज। और हरिके बिराज कौन सी नदी पर है? सतलज और व्यास दोनों के संगम पे है। लेकिन अगर एक नदी पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे? सतलज। इधर से ये वाली नदी कौन सी है? व्यास। यहां से फिर निकाली गई इंदिरा गांधी नहर, ये निकाल दी इंदिरा गांधी नहर। अब इंदिरा गांधी में मान लेते हैं कि इतना इतना एरिया, अब इस एरिया को क्या नाम देंगे? ये फीडर नहर है, यानी यहां से पानी डायरेक्ट आ रहा है, किसी भी प्रकार का बीच में पानी का वितरण नहीं हो रहा है, ये पानी आ रहा है भाई साहब सीधा। ये फीडर नहर है, मतलब कौन सी नहर है? फीडर नहर। और उसके बाद में फिर आगे तो इससे फिर क्या है? इससे ऐसे 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 अपन पढ़ेंगे अभी, इससे फिर वितरिकाएं वगैरह निकाल दी गई। तो ये आप याद रखिएगा, ये फीडर नहर। और इसके बाद में आगे फिर कौन सी नहर है? तो आप कहेंगे मुख्य नहर। नहर का राजस्थान में जो एंट्री पॉइंट है वो कहां पे? मसित्ता वाली हेड में। मसित्ता वाली हेड बोले तो हनुमानगढ़ के अंदर है, तो राजस्थान में प्रवेश जो है ये कहां? तो आपका उत्तर बनेगा मसित्ता वाली हेड, और मसित्ता वाली हेड बोले तो हनुमानगढ़। इतनी बात लिख पाएंगे इतना? ठीक है, ओके, बिल्कुल। लिखिएगा फिर आगे देखता हूं, बात करता हूं। लिख पाए? अब सुनो, इसके बाद में क्या क्या बात है वो भी बात करते हैं अपन, ठीक है? एक बार इतना लिखिए। अब लिखना फिर नीचे आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का कार्य 2 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 2 में हुआ। जैसे अगर प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण कहां से लेकर कहां तक? आप कहेंगे प्रथम चरण हरि के बैराज से लेकर के पूगल तक। तो पहला चरण कहां से? जैसे मैंने कहा कि ये हरि के बैराज में ऐसे लिख देता हूं, हरि के बैराज से, हरि के बैराज से लेकर कहां तक? पूगल तक। और ये जो पहला चरण हुआ हरि के बैराज से लेकर के पूगल तक, पूगल कहां पे आता है सर? पूगल बीकानेर में। इसमें एक बात याद रखनी है कि 204 किलोमीटर की तो फीडर नहर और 189 किलोमीटर की मुख्य नहर, इसका काम जो है पहले चरण में हो गया।
प्रथम चरण में कहां से कहां तक हुआ? हरिके बैराज से कुगल तक हुआ। हरिके बैराज से लेकर 204 किलोमीटर तो फीडर नहर आती है जिसमें कोई वितरिका नहीं है, और फीडर नहर के बाद में 189 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण कार्य पहले चरण में हुआ। और पहले चरण में अभी पर बात करके आए थे, जब निर्माण कार्य हुआ तो नॉर्दर्न बेसिन शाखा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या किया, इन्होंने जल प्रवाहित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अब सुनो, अब आप कहेंगे सर एक आता है द्वितीय चरण, कौन सा चरण? तो आप कहेंगे द्वितीय चरण, लिखो द्वितीय चरण। और द्वितीय चरण का मतलब क्या है? सुनो, ये कहां से कहां हुआ? अभी पूगल से चलेगा आगे, तो लिखो पूगल से लेकर कहां तक हुआ? मोहनगढ़ तक हुआ। पंच में कितनी, अब कितने बच गए? 204, 189, 256 किलोमीटर मुख्य नहर। कुल मिला के कितनी होगी? 649 हुई ना? 9 6 15, 15 4 9, और आगे फिर 5 5 8 13, 1 14 और 2 4 1 5, बस। कुल मिला के आप कहेंगे द्वितीय चरण पूगल से लेकर मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर मुख्य नहर। अब पढ़ना, इंदिरा गांधी नहर चली कहां से? हरिके बैराज से, यानी आप कहें ये हरिके बैराज, ये आ गया मोहनगढ़। अब मोहनगढ़ कहां पे सर? ये तो जैसलमेर में। आगे फिर चले, अब क्या है कि इसका जो काम है, मेन काम इतना ही था, अब इसका पानी आगे भी पहुंचाया जा रहा है। आगे कहां तक पहुंचाया जा रहा है सर? आगे पहुंचाया जा रहा है गडरा रोड तक, उप शाखा के माध्यम से। और गडरा रोड जो है ये कहां पे सर? ये बाड़मेर में है। और गडरा रोड बाड़मेर को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे इसे कहता है आईजीएनपी का 0 पॉइंट, इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट। यानी इसका पानी मोहनगढ़ तक ही है, मेन नहर हरिके बैराज से मोहनगढ़ तक, ये कंप्लीट हो जाती है 649 किलोमीटर। इसके बाद में पानी आगे पहुंचाया जा रहा है। अब ये जो है आईजीएनपी का, इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट कौन कहलाता है? गडरा रोड। और गडरा रोड कहां पे है? बाड़मेर में है। ठीक है ना? अब मोहनगढ़ से लेकर ये जो गडरा रोड वाला प्लान जो है, ये विकसित करने की योजना है तृतीय चरण के नाम से, लेकिन अभी तक आधिकारिक स्रोतों के अकॉर्डिंग 2 चरण आपको करने हैं, जैसे एचएम सक्सेना वगैरह बताते हैं सारे प्रोफेसर ज्योग्राफी के उनके अकॉर्डिंग। लिखें इतना। अब द्वितीय चरण में याद रखना 1 जनवरी 1987 को विश्वनाथ प्रताप सिंह आए थे और उन्होंने ये करवाया था। ठीक है, तो लिखिएगा जल प्रवाह है 1 जनवरी 1987, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो अपने बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे, उस समय वित्त मंत्री हुआ, तत्कालीन वित्त मंत्री, ये आए और इन्होंने आकर के इसका उद्घाटन किया दूसरे चरण। ठीक है ना? तो दूसरे चरण में मुख्य नहर की लंबाई कितनी? 256 किलोमीटर। बिल्कुल सही सर, क्लास क्यों रुक रही है? आपको लग रहा होगा रुक रही, बाकी क्लास कंटिन्यू चल रही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है? ओके, ठीक है ना? ठीक है, अब सुनो, इसके बाद में आगे सर आईजीएनपी का विकास हुआ। ठीक है, आईजीएनपी के दोनों चरणों में कितना लक्ष्य रखा गया सिंचाई क्षेत्र का? देखना, आईजीएनपी के दोनों चरणों में 19.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य प्राप्ति कितनी हुई अभी तक? आगे काम चलता रहे 16.10 लाख हेक्टेयर, 16.10 लाख हेक्टेयर। आईजीएनपी में वितरिकाओं की कुल लंबाई, वितरिकाओं की कुल लंबाई कितनी रही? 54 किलोमीटर और 59 किलोमीटर, 2 चरणों में, कुल मिला के 9413 किलोमीटर। लिखना, आईजीएनपी की लागत ये लगभग आप मान के चले तो 3995 करोड़। 1-2 करोड़ में तो काम ही क्या होता है आईजीएनपी की लागत। ये कुछ एक स्टैटिक्स आंकड़े हैं जो आपको याद करने चाहिए। ओके, ठीक है, तो याद रखिएगा कि आईजीएनपी में वितरिकाओं की कुल लंबाई कितनी? 34-54 किलोमीटर, 59 पहला चरण, दूसरा चरण, और कुल मिला के 94-13 किलोमीटर, ये वितरिकाओं की लंबाई। ठीक है, ठीक है। अब सर आपने भी तो नहीं बताई शाखा नहरें वगैरह बताएं। अब लिखिएगा इंदिरा गांधी नहर की शाखा नहरें, इंदिरा गांधी नहर की शाखा नहरें, यानी इंदिरा गांधी नहर जो है इसकी शाखा नहरें कौन कौन सी हैं ये आपको बताना। पहली बात तो है कि टोटल शाखाएं हैं कितनी? तो आप कहेंगे सर टोटल जो शाखाएं हैं ना वो है 9 शाखा। कौन कौन सी आएगा देखते हैं, टोटल जो शाखाएं हैं 9 वो कौन कौन सी बात करते हैं। इसकी साइज बड़ी कैसे होगी? ये तो और ही मामला है। आईजीएनपी की शाखा नहरें उतरी तो बढ़ता ही जा रहा है भाई साहब, क्या करें इसका? डिलीट। चल, अब मैं क्या बात कर रहा था, कई बार अटपटो काम दिया। इंदिरा गांधी नहर की शाखा नहरें कितनी है? तो आपको बताएगा 9 शाखा नहर।
जैसे अगर आप बात करें कि ये इंदिरा गांधी नहर है, ऐसे एक शाखा आती है जिसका नाम आता है रावतसर शाखा, और रावतसर शाखा कहां? हनुमान। अब जितनी भी शाखा है वो सारी की सारी किधर है? वो है दाईं ओर। बाईं ओर एक ही शाखा, दाएं बाएं कैसे डिसाइड होगा? ये ऐसे आ रही नहर, ऐसे आ रही तो इसका दायां बाएं देख लो। इधर कौन कौन सी शाखाएं होंगी तो आपका उत्तर आएगा सूरतगढ़ शाखा। कौन सी शाखा? तो लिखिएगा सूरतगढ़ शाखा। उसके बाद में फिर आगे चले तो एक शाखा आएगी अनूपगढ़ शाखा। ध्यान दे लेना, रावतसर शाखा में नोट लगा के एक बात लिख लेना, इंदिरा गांधी नहर की एकमात्र शाखा जो बाएं किनारे से, इंदिरा गांधी नहर की एकमात्र शाखा जो बाएं किनारे से निकलती है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट लिखें गूगल शाखा। उसके बाद लिखें दांतोर शाखा। फिर लिखें ब्रिसलपुर शाखा, ब्रिसलपुर शाखा। फिर लिखें चारणवाला शाखा, चारणवाला शाखा। राजसर शाखा, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, गूगल, दांतोर, ब्रिसलपुर, चारणवाला। चारों एक साथ क्यों लिखे तुमने? क्योंकि इन चारों का कनेक्शन एक ही जिले से और वो किसी भी नहर से। तो क्वेश्चन बनेगा फिर से कि इंदिरा गांधी नहर की शाखा नहरों में सबसे ज्यादा शाखाएं कहां पे है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? ये सर दिखा। उसके बाद में सर फिर कलर चेंज कर लेते हैं। शहीद बीरबल शाखा, शहीद बीरबल शाखा, और एक और लिख लें सागरमल गोपा शाखा, सागरमल गोपा शाखा। शाखा नहर कितनी? 9। एकमात्र शाखा नहर है कौन सी? रावतसर, जो इंदिरा गांधी की बाएं किनारे से निकलती, बाकी तमाम शाखा नहर किधर से? दाहिने किनारे से। अब सूरतगढ़ चूंकि गंगानगर में, लेकिन इससे दोनों लाभान्वित होंगे, गंगानगर भी लाभान्वित होगा और साथ में अगर बात करें तो अनूपगढ़ भी से लाभान्वित होगा। अनूपगढ़ शाखा, अनूपगढ़ भी लाभान्वित होगा और साथ में आपका बीकानेर भी इससे लाभान्वित होगा। अनूपगढ़ शाखा, गूगल शाखा अकेला बीकानेर आप लिखेंगे इसमें, दांतोर शाखा अकेला बीकानेर लिखेंगे आप इसमें, और ब्रिसलपुर शाखा इसमें भी आप अकेला बीकानेर लिखेंगे। चारणवाला शाखा ये बीकानेर और जैसलमेर, प्लस में जैसलमेर, चारणवाला शाखा में दोनों लिखेंगे, बीकानेर भी और जैसलमेर। इसके बाद में शहीद बीरबल और सागरमल गोपा, इनमें क्या लिखें सर? इनमें लिखो जैसलमेर, जैसलमेर। ओके लिखो, बिल्कुल आप सभी बड़े अच्छा आशीर्वाद जो लग जाओगे, ऐसा कोई वो नहीं है, आराम से लग जाओगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल आशीर्वाद पूरा, चिंता मत करो। चारणवाला शाखा जो है इसमें संभावित फलोदी भी लाभान्वित हो सकता है, बाकी बीकानेर तो कंफर्म है। ओके कितना इतना? हाँ जी, चले आगे। इसमें स्टार लगा के फलोदी भी लिख लें, स्टार लगा के फलोदी। अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा आया नहीं है, आएगा जैसे आपको लिखा है। कितनी चीजें को लिख पाए तो शाखा नहर कितनी? 9। अब देखो अपने राजस्थान का मरुस्थल भाग राजस्थान में, जैसे मैं आपसे पूछूं भाई राजस्थान का मरुस्थल है, एक मिनट आगे वाले पेज पे देखिए, ये जैसे मरुस्थल भाग है, इसका ढाल किधर है? सर लूनी नदी ऐसे ही बहती है, यानी इधर वाला भाग जो है इधर तो पानी आराम से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इधर पानी देना हो तो पानी को उठाना पड़ेगा। उठाकर जब नहरें निकाली जाती हैं तो उसे कहते हैं लिफ्ट नहर। लिफ्ट का मतलब ही क्या होता है? उठाना। तो लिफ्ट नहरें जितनी भी हैं वो इंदिरा गांधी नहर के बाएं किनारे पे, दाएं किनारे पे एक भी लिफ्ट नहर नहीं है, ये पक्का याद कर लेना। लिफ्ट नहरें कहां पे है? अगली बाएं किनारे पे। कौन कौन सी लिफ्ट नहर है अभी बात करते हैं, ठीक है? इंदिरा गांधी नहर में लिफ्ट नहर है, क्वेश्चन बना कि लिफ्ट नहर है कितनी, तो आपका उत्तर क्या बनेगा? लिफ्ट नहर 7 है। अब 7 कौन कौन सी है देखो याद करो। चौधरी का कंवर, चौधरी का, याद रहेगा इतना रखना पड़ेगा सर, चौधरी से चौधरी कुम्हारा, पहला पहला लिखो लिफ्ट नहर है। कौन कौन सी लिफ्ट नहर है? नंबर 1 लिखिएगा चौधरी कुम्हारा लिफ्ट नहर। चौधरी का कंवर, तो कंवर से लिफ्ट नहर। अब चौधरी का कंवर कौन? पन्नालाल बारूपाल। चौधरी का कंवर पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल वीर तेजा जी की करनी से, बोलो किसकी करनी से? वीर तेजा जी, वीर तेजा जी लिफ्ट नहर। क्या कर दे वीर तेजा जी लिफ्ट नहर, तेजा जी की करनी से, तो नेक्स्ट कौन आ गया? करनी सिंह लिफ्ट नहर। वीर तेजा जी की करनी से क्या करता है? जम्भेश्वर की जय बोलता है, जम्भेश्वर लिफ्ट नहर, और जय बोलता है तो जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जय नारायण
व्यास लिफ्ट नहर, याद रहेगा इतना। यानी चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, करनी सिंह लिफ्ट नहर, जम्भेश्वर लिफ्ट नहर और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। याद करो एक झटके में कि चौधरी का कंवर पन्नालाल, चौधरी का कंवर पन्नालाल तेजाजी की करनी से जम्भेश्वर की जय बोलता है, जय बोलता है, जय बोलता है। तो शाखा नहर, शाखा में तो वैसे याद रहेगा रावत सर, कुलतगढ़, अनूपगढ़, पुगलगढ़ का बीकानेर के अंदर, और पुगल भेड़ होती है तो भेड़ के दांत, और दांत बीच में बजा के चलाने वाला चेक कर सकता है, तो पुगल दांत और बिशनपुर चलाने वाला, और बाद में शहीद बीरबल और लास्ट में सागरमल गोपा। नो शाखा नहर है, ये लिफ्ट नहर है। तो लिफ्ट नहर कितनी है? 7। अब कौन सी लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम क्या था? जैसे इंदिरा गांधी नहर का प्राचीन नाम क्या था? राजस्थान नहर था, बाद में क्या इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, तो उसी प्रकार इन लिफ्ट नहरों का भी इंदिरा गांधी नहर का नाम क्या था? राजस्थान नहर था, और इनका नाम भी अलग अलग था। क्या था देखते हैं एक बार, लिखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लिख पाया था? लिख पाया था? हाँ जी, लिखो फटाफट। ठीक, ओके, अब लिखना एक एक। पहले पहले कौन सी नहर थी? कुंभा, चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। अब चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर की बात कर रहे हैं, इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम इसका है नौहर गंधेली साहवा नहर। पहले स्थानों के नाम क्या था? मैं एलन लिखूंगा, एलन का मतलब समझ जाना, लिफ्ट नहर, लिफ्ट केनाल, नौहर गंधेली साहवा लिफ्ट केनाल। इससे कहां कहां फायदा होता है? कहां का मतलब जलापूर्ति होती है? हनुमानगढ़ में इससे जलापूर्ति होती है, साथ में बीकानेर के अंदर भी होती है। उसके बाद में नोट लगा के लिखना, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना अपनी योजना के तहत पेयजल, पेयजल अपनी योजना जर्मनी द्वारा वित्त पोषित, जर्मनी द्वारा वित्त पोषित। लिख पाया था? एक बात और लिखना, वितरिकाओं सहित सबसे लंबी लिफ्ट नहर। ओके, लिख पाया था? ठीक है, अब सुनना, बिल्कुल राम राम सभी को। आगे लिखना चौधरी का कंवर, तो नेक्स्ट लिखो कंवर सेन, कंवर सेन लिफ्ट नहर। और इसका पुराना नाम क्या है? अब कंवर सेन का लूणकरण सर, ये पुराना नाम लूणकरण सर लिफ्ट नहर। इससे कौन कौन लाभान्वित हो रहे हैं? श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, और इसे कहते हैं बीकानेर की जीवन रेखा, बीकानेर की जीवन रेखा। और सर्वाधिक लंबी लिफ्ट नहर लिखना, अधिक लंबी लिफ्ट नहर। उसके बाद हमने देखा कि चौधरी का कंवर पन्नालाल बारूपाल, चौधरी का कंवर कौन? पन्नालाल बारूपाल। तो लिखिएगा नेक्स्ट, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। इसका जो पुराना नाम था यह था गजनेर लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर। ये बीकानेर फिर नागौर फिर डीडवाना कुचाम, इससे लाभान्वित। एक तो बीकानेर, एक नागौर और डीडवाना कुचाम, डीडवाना कुचाम। ये किससे लाभान्वित है? तो आप कहेंगे पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से। लिफ्ट नहर कितनी है टोटल? 7। कौन कौन सी है? चौधरी का कंवर, चौधरी का कंवर पन्नालाल तेजाजी की करनी से जम्भेश्वर की जय बोलता है। आपकी कौन सी आगे? तेजाजी लिफ्ट नहर। लिखिएगा नेक्स्ट, तेजाजी लिफ्ट नहर। और तेजाजी लिफ्ट नहर का पुराना नाम तो आप कहेंगे बांगरसर भेनुदान, भेनुदान लिफ्ट नहर, ये इसका पुराना। ये ओनली बीकानेर के अंदर है, तो लिखिएगा सबसे छोटी लिफ्ट नहर। और सीमित भी कहा था, ओनली बीकानेर, सबसे छोटी लिफ्ट नहर। इसके बाद नेक्स्ट लिखें करण सिंह लिफ्ट नहर। लेकिन की करनी से, करनी सिंह के ब्रैकेट में लिख देना कोलायत लिफ्ट नहर। इसका पुराना नाम कोलायत लिफ्ट नहर था। इससे कौन कौन लाभान्वित होते हैं? बीकानेर और फलोदी, बीकानेर और फलोदी। उसके बाद लिखना जम्भेश्वर लिफ्ट नहर, समय इजाजत नहीं दे रहा है, इतना ही करेंगे, बाकी लिख लेंगे। जम्भेश्वर लिफ्ट नहर, और जम्भेश्वर लिफ्ट नहर के अंदर आप लिखेंगे इसका पुराना नाम जो था वो था फलोदी लिफ्ट नहर, जम्भेश्वर लिफ्ट नहर का। इससे कौन कौन लाभान्वित होता है? एक तो बीकानेर लाभान्वित होता है इससे, बीकानेर के बाद में फलोदी भी होगा, फलोदी के बाद और जोधपुर ग्रामीण।
जोधपुर ग्राम। फिर आती है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, और इसका जो पुराना नाम था ये था पोखरण लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर। ये कहां कौन कौन से लाभान्वित हो रहे हैं इससे? एक तो जैसलमेर लाभान्वित हो रहा है और दूसरा इससे लाभान्वित हो रहा है फलोदी। जोधपुर और जोधपुर ग्राम दोनों याद है। अब केवल दो बातें अपन और लिखें। गुड नाइट, अभी कहेगी गुड नाइट, अभी गुड नाइट गुड मॉर्निंग होने का टाइम हो रहा है। अब दो बातें और लिख लो, बाकी बातें फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। लिखो, मोहनगढ़ से दो उपशाखाएं निकाली गई हैं, एक का नाम है लीलवा, एक का नाम है डीगा। लिखना, एक अन्य शाखा, अन्य उपशाखा, उपशाखा गडरा रोड पब्लिक बाबा रामदेव पब्लिक बरकतुल्ला का है, अभी है, ठीक है। उसके बाद नोट लिखना, आईजीएनपी से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है, लिखा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, बाकी बातें अपन नेक्स्ट सेशन में करते हैं। तब तक ले अलविदा, पढ़ते रहिएगा पढ़ते रहिएगा। जय हिंद। नहीं, अभी भी ये टोंक में ही है, यानी ये जिस भाग में है वो भाग भी टोंक में ही, उसे केकड़ी में नहीं मिलाएगा। तो पहली बात तो क्लियर करें आप, कई बुक्स में आपको जो न्यू बुक्स आई उनमें केकड़ी मिलेगा, आपको केकड़ी करना नहीं है। बिसलपुर बांध कहां पे, तो आपका उत्तर आएगा टोंक के अंदर है। क्यों? सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता के लिए, और ये कंक्रीट निर्मित बांध है। किससे निर्मित बांध है? तो आपका उत्तर आएगा कंक्रीट निर्मित बांध है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो आप कहेंगे बिसलपुर जो बांध है वो बनास नदी पर बनाया गया। और आज वाली जो क्लास होगी इसको अगर आप स्पीड से लिख पाए तो लिखना, और नहीं लिख पाए तो क्लास पूरी होने के बाद में पीडीएफ से देख के लिखना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं नहीं, एक टेबल के रूप में अपन इस क्लास को लेंगे कि कौन सा बांध कहां पे है, और उसको आप रिपीट करेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। नॉर्मल चीजें वही आएंगी जो आपके नदियों के अंदर अपने कहीं ना कहीं उनका जिक्र किया है। उसके बाद क्वेश्चन बना कि बिसलपुर बांध से लाभान्वित जिले कौन कौन से होंगे। तो लाभान्वित जिलों में आप जानते हैं तो टोंक होगा, टोंक के बाद में केकड़ी भी होगा, केकड़ी के बाद में ब्यावर भी होगा, ब्यावर के बाद जयपुर ग्रामीण भी होगा। इसके बाद में आप कहें तो इसमें अजमेर भी होगा, अजमेर, अजमेर के बाद में आप कहें जयपुर, ये भी इसमें होगा। और दौसा जो है नवीनतम जिला जोड़ा गया इसके अंदर, और नागौर तक भी बिसलपुर बांध परियोजना का पानी जो है वो पहुंच रहा है। तो एक दौसा और नागौर लिख के आप लिख लें, ये नवीन जिले हैं जो जोड़े गए। कौन से बांध, सॉरी कौन से प्रोजेक्ट से? तो आप कहेंगे बिसलपुर परियोजना से। तो आप लिख सकते हैं ये नवीनतम जोड़े गए हैं, यानी नए जिले हैं जिनको बिसलपुर परियोजना से जोड़ा गया है। दौसा और नागौर वाला हिस्सा याद रहेगा। तो टोंक है, केकड़ी है, जयपुर ग्रामीण है, ब्यावर है, अजमेर है, जयपुर, ये तो महत्वपूर्ण नहीं है। साथ में दौसा नागौर ये नए जिले में जोड़े गए। यानी बिसलपुर परियोजना से कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? पहले तीन पढ़ा करते थे, टोंक, अजमेर और जयपुर पढ़ा करते थे। लेकिन अब क्या करना है? अब आपको करना है कि टोंक है, केकड़ी है, जयपुर ग्रामीण, ब्यावर, जयपुर, अजमेर, दौसा, नागौर और कुछ हिस्सा कुचामन वाला भी है। लेकिन आप कितने कर ले? कमांड क्षेत्र इसका कितना है? 81,800 हेक्टेयर में इससे सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और लगभग 40 मीटर ऊंचाई बांध बना है। अब इस बांध के लिए जो वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है वो नाबार्ड ने और एशियाई विकास बैंक ने। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि पीपल खूंट हाई लेवल केनाल, हाई लेवल केनाल, पीपल खूंट हाई लेवल केनाल का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो आपका उत्तर बनेगा सर इस केनाल का निर्माण जो है ये बांसवाड़ा के अंदर किया जा रहा है। पीपल खूंट हाई लेवल केनाल का निर्माण ये कहां पे? बांसवाड़ा के अंदर। और अपर हाई लेवल केनाल का निर्माण ये कहां पे किया जा रहा है? ये रास नदी के ऊपर बांसवाड़ा में। और पीपल खूंट वाला जो होगा ये बांसवाड़ा प्लस में प्रतापगढ़, ये दोनों को लाभान्वित करेगा, यानी बांसवाड़ा को भी लाभान्वित करेगा और इसे प्रतापगढ़ को भी लाभान्वित करेगा। तो पीपल खूंट हाई लेवल केनाल ये बांसवाड़ा प्लस में प्रतापगढ़ दोनों जिले आपको इसमें याद रखने हैं। क्लास अपलोड हो रही है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल, नमस्ते नमस्ते। हाँ, चले आगे। एक बार क्वालिटी चेक कर ले, क्लास अगर धुंधली दिख रही हो तो, और इसको पूरी जितनी होती है 720 वगैरह पूरी कर ले। इससे ज्यादा करते नहीं है, इसलिए नहीं करते क्योंकि फिर आपका नेट खत्म हो जाएगा। चले आगे। अब सुनना, इसके बाद में फिर एक प्रोजेक्ट आता है जिस प्रोजेक्ट का नाम अपन कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लिखो, लिख पाए? हाँ जी। अब एक आती है अपनी भरतपुर नहर, कौन सी नहर? भरतपुर नहर। तो लिखना नेक्स्ट है भरतपुर नहर परियोजना, भरतपुर नहर परियोजना। इसमें याद रखना कहां से निकाली गई, तो लिखना यमुना नदी से निकाली गई है। कहां से निकाली गई है? यमुना नदी से निकाली गई है। अब यमुना नदी से निकाली गई तो फिर प्रश्न बनेगा कि कहां से? आगरा से निकाली गई है। राजस्थान का कौन सा जिला लाभान्वित होगा? कब से लेकर कब तक इसका काम पूरा हुआ? 1960 से 1964 में इसका कार्य पूरा हुआ। 64 में कार्यपुर। राजस्थान का कौन सा जिला इससे लाभान्वित होगा? तो आप कहेंगे राजस्थान में भरतपुर जिला लाभान्वित। राजस्थान में कौन सा जिला इससे लाभान्वित होगा? तो आप कहेंगे भरतपुर जिला लाभान्वित। राजस्थान का कौन सा जिला इस नहर से लाभान्वित होगा? आपका उत्तर आएगा राजस्थान का जो भरतपुर जिला है अब वो आपका इससे क्या होगा? लाभान्वित होगा। ठीक है, अब प्रश्न फिर बनेगा कि भरतपुर जिला लाभान्वित होगा, इसका मतलब ये राजस्थान के अंदर है तभी तो भरतपुर लाभान्वित हो रहा है। अब सुनना, फिर प्रश्न बना इसकी लंबाई कितनी है, यानी इसकी जो कुल लंबाई है 28 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई ये कितनी है? 28 किलोमीटर। यानी भरतपुर नहर की कुल लंबाई कितनी? 28। 28 में से अगर बात करें आप यूपी में कितनी है? 16 किलोमीटर है। यूपी में 16 किलोमीटर है और अपने राजस्थान में कितनी आती है? तो आपको होगी 12 किलोमीटर। यानी यूपी में 16 किलोमीटर और राजस्थान में 12 किलोमीटर। कौन सी नहर की बात कर रहे हैं? भरतपुर नहर परियोजना की बात कर रहे हैं। भरतपुर नहर परियोजना कब बनकर तैयार हुई? आप कहेंगे 60 से 64 में। राजस्थान के अंदर भरतपुर जिला से लाभान्वित होगा। कुल कुल अगर लंबाई की बात करें तो कितने किलोमीटर है? आप कहेंगे 28 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यूपी में कितनी? 16 किलोमीटर और राजस्थान में कितनी? 12 किलोमीटर। एक नहर और आती है छोटी सी, वो भी अपन बात करेंगे। ठीक है, चले आगे। लिख पाए?
भीखाबाई नहर बताई तो थी, माही बजाज सागर परियोजना पढ़ते थे। उसके बाद लिखना फिर गुड़गांव नहर या फिर पश्चिम यमुना लिंक नहर, गुड़गांव नहर या फिर पश्चिम यमुना लिंक नहर, इसमें लिखना इस नहर का उद्देश्य यमुना नदी के सरप्लस जल का उपयोग करना है, यानी यमुना नदी का जो सरप्लस पानी है उसका उपयोग करना है। किस नहर का? तो आपका उत्तर बनेगा गुड़गांव नहर का जो आपका मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? यमुना नदी जो है और उसका जो पानी ज्यादा है उस पानी का क्या है? तो आप कहेंगे उसका उपयोग करना उद्देश्य मुख्य रूप से पश्चिम यमुना लिंक नहर का है। कौन सी नहर का? पश्चिम यमुना लिंक नहर। अब प्रश्न फिर बना, ये नहर जो है क्या कह रहे हैं भाई? ज्योग्राफी की बुक बता दो। बावड़ा वास्तव में थे, बावड़ा का करो। ज्योग्राफी की बुक की कटे जरूरत पड़ती था, जब मैं ज्योग्राफी पूरी पढ़ा रही हूं, पढ़ाती था तो बुक लेके करूंगा कि नहीं आता होते समझदार आदमी क्या करोगा भाई बुक लेके, ठीक है। उसके बाद लिखना इस नहर से सिंचित क्षेत्र 33,959 हेक्टेयर। इस नहर का निर्माण कार्य, इस नहर का निर्माण कार्य 1986 में पूरा हुआ। नहर से लाभान्वित जिला, तो आपका उत्तर आएगा डीग। डीग जिला से लाभान्वित है, मुख्य रूप से कामा और डीग ये दोनों से लाभान्वित है। और लिखना नहर का प्रवेश द्वार, नहर का राजस्थान में प्रवेश जुरेरा गांव, जुरेरा गांव यानी राजस्थान में प्रवेश कौन सी जगह? तो आपका उत्तर आएगा जुरेरा गांव के अंदर। तो गुड़गांव नहर या पश्चिम यमुना लिंक नहर लिखेगा इस बार। सरप्लस जल का मतलब यह है कि अधिक पानी, यमुना नदी का जो अधिक पानी है उसका उपयोग किया जा सके, ठीक है। अधिशेष जल अपन कह सकते हैं हिंदी में, हिंदी में अधिशेष, ठीक है। लिख पाए ना? इसमें पिक्चर से लिखना, यहां से गलत लिखा है। चले आगे। जी कुलदीप जी अलग से लेना होगा ना, ओके। हाँ अब सुनो, अब आती है ईसरदा परियोजना। ईसरदा परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो आपका उत्तर आएगा ईसरदा परियोजना का संबंध सवाई माधोपुर के अंदर बनास नदी से है। 11,000 हेक्टेयर पे इस पे सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना डूंगरपुर के अंदर माही नदी के ऊपर है। उसके बाद आदिवासी क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजना है, 21,000 हेक्टेयर इसका क्षेत्र होगा। ये एक तरीके से रिवीजन वाली चीज है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे अपनी नदी में पड़ी हो, सिंचाई परियोजना में पड़ी हो, वहां ये जाकम परियोजना, तो जाकम परियोजना जाकम बांध जहां बना हुआ है, जाकम बांध कहां है? तो आप कहेंगे प्रतापगढ़ के अंदर। तो जनजाति क्षेत्र की प्रथम उपयोजना है, 1962 में इसको स्वीकृति मिलती है और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाकम बांध बनता है 81 मीटर ऊंचा। जवाई बांध कहां बना हुआ है? तो आप कहेंगे पाली में बना हुआ है। 1946 से लेकर के और 1956 तक महाराजा उमेश सिंह के समय इसका निर्माण हुआ। लगभग 23 मीटर लंबा है, 34 मीटर ऊंचा है कहां जवाई बांध? तो आपका उत्तर आएगा पाली के अंदर। लिखो इसको जवाई बांध, तो लिखिएगा पाली, जवाई बांध में लिखें पाली, ठीक है। चले आगे। बेराज और बांध में, बेराज का मतलब ये होता है कि जिसका केवल मतलब सिंचाई करने का उद्देश्य हो, और जो बांध बनाए जाते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं में उनका मतलब होता है कि बहुउद्देशीय परियोजना के तहत एक से अधिक उद्देश्य जो है उनका पूरा करना उनका उद्देश्य रहता है ना, एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करना। आप लिख पाए? एक मिस्टेक होगी थोड़ी सी, यहां लिखो पीपल कोट हाई लेवल परियोजना, ये प्रतापगढ़ में है, लाभान्वित इससे बांसवाड़ा की ऐसे, ये यूनिवर्स लिखा गया यहाँ पे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आ रही सही परियोजना। अब सही परियोजना का संबंध किस जिले से? तो आपका उत्तर आएगा सही परियोजना का संबंध है उदयपुर जिले से। कौन से जिले से? सही परियोजना, सही परियोजना का संबंध उदयपुर से है। और ये क्या करती है? ये जवाई बांध को जल आपूर्ति सही परियोजना के तहत करवाई जाती है। मानसी वाटर परियोजना उदयपुर के अंदर, इससे देवास सुरंग निकाली गई है जिसे मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग भी कहते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग भी कहते हैं। एक जल सुरंग और बनकर के तैयार हो रही है, जैसे ही अपने सामने आएगी, यानी झालावाड़ और बारा, उन दोनों जिलों को जोड़ने वाली जल सुरंग होगी। एक कॉर्नर झालावाड़ पे, एक कॉर्नर बारा पे, जैसे टनल बनती है पहाड़ के नीचे परिवहन के लिए, उसी प्रकार पानी, नदियों का जो पानी है, परवन नदी के पानी को दोनों जिलों तक सप्लाई हो जाए और पेयजल वगैरह कृषि के लिए मिल जाए, इसके लिए सुरंग बनाई जा रही है। और अभी बस प्रोजेक्ट को पूरा होने वाला है, जैसे वो समर्पित हो जाएगा जनता को वैसे हम आपको बता देंगे, ठीक है। लिखो स्टॉर्म काटदर परियोजना, ये उदयपुर की कौन सी नदी पे? सर सोम नदी पे। स्टॉर्म कमलांबा परियोजना दो जिले से लाभान्वित होता है, उदयपुर और डूंगरपुर, और ये कौन सी नदी? तो आप कहेंगे सर सोम नदी। इसके बाद इसमें एक जिला और लाभान्वित हो सकता है, वो कौन सा? सलूंबर। स्टॉर्म कमलांबा परियोजना उदयपुर डूंगरपुर और तीसरा जिला बन सकता है, संभावित बन हो सकता है सर, बन ही सकता है जब तक कि सिंचाई विभाग आगे जारी नहीं करते, ठीक है। एक बात ना, अब क्या है कुछ एक बात वगैरह आएंगे जो आपको लिखने हैं, मैं केवल इनका यहाँ रिपीट करूंगा और बाद में जैसे क्लास पूरी हो जाए बाद में आप इनको लिख लें, ओके ठीक है। नंद समन परियोजना का संबंध कौन से जिले से? सर राजसमंद से है। कहां पे? तो आप कहेंगे बनास नदी, नदी नहीं भी आपको चलेगा। मेजा बांध कौन सी नदी पर बना? कोठारी पे बना, कहां बना हुआ है? भीलवाड़ा में। इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार यहां से क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। मेजा बांध किस नदी पे? आप कहेंगे कोठारी पे, कहां है? भीलवाड़ा में। नारायण सागर बांध है कौन सी नदी पे? खाड़ी में, कहां पे है? गावर में। अडवाना बांध है मानसी नदी पे है, कहां पे है? भीलवाड़ा में है। मोरेल बांध है मोरेल नदी पे है, कहां पे है? दौसा में। गदरा 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 परियोजना है, बांध है मांगली नदी पर है, बूंदी में है।
गुढ़ा बांध मेज नदी पर बूंदी में है, परियोजना है छोटी छोटी। गुढ़ा परियोजना मेज नदी पे बूंदी के अंदर, जबकि मेजा बांध मेज नदी पे नहीं है, मेजा बांध कोठारी नदी पे भीलवाड़ा में, गुढ़ा बांध मेज नदी पे बूंदी में है। कैसे आपको याद करना, ओके। एक मिस्टेक होगी थोड़ी सी, यहां लिखो पीपल कोट हाई लेवल परियोजना, ये प्रतापगढ़ में है, लाभान्वित इससे बांसवाड़ा की, ऐसे ये बस लिखा गया यहां पे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आ रही सही परियोजना। अब सही परियोजना का संबंध किस जिले से, तो आपका उत्तर आएगा सही परियोजना का संबंध है उदयपुर जिले से। कौन से जिले से, सही परियोजना का संबंध उदयपुर से है। और ये क्या करती है, ये जवाई बांध को जल आपूर्ति सही परियोजना के तहत करवाई जाती है। मानसी वाटर परियोजना उदयपुर के अंदर, इससे देवास सुरंग निकाली गई है, जिसे मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग भी कहते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग भी कहते हैं। एक जल सुरंग और बनकर के तैयार हो रही है, जैसे ही अपने सामने आएगी, यानी झालावाड़ और बारा, हम दोनों जिलों को जोड़ने वाली जल सुरंग होगी। एक कॉर्नर झालावाड़ पे, एक कॉर्नर बारा पे, जैसे टनल बनती है पहाड़ के नीचे परिवहन के लिए, उसी प्रकार पानी, नदियों का जो पानी है, परवन नदी के पानी को दोनों जिलों तक सप्लाई हो जाए और पेयजल वगैरह कृषि के लिए मिल जाए, इसके लिए सुरंग बनाई जा रही है। और अभी बस प्रोजेक्ट को पूरा होने वाला है, जैसे वो समर्पित हो जाएगा जनता को वैसे हम आपको बता देंगे, ठीक है। लिखो स्टॉप काटदर परियोजना, ये उदयपुर की कौन सी नदी पे सर, सोम नदी पे। स्टॉप कमलांबा परियोजना दो जिले से लाभान्वित होता है, उदयपुर और डूंगरपुर, और ये कौन सी नदी, तो आप कहेंगे सर सोम नदी। इसके बाद इसमें एक जिला और लाभान्वित हो सकता है, वो कौन सा, सलूम। स्टॉप कमलांबा परियोजना उदयपुर डूंगरपुर और तीसरा जिला बन सकता है, संभावित बन हो सकता है सर, बन ही सकता है जब तक कि सिंचाई विभाग आंकड़े जारी नहीं करते, ठीक है। एक बात ना, अब क्या है, कुछ एक बात वगैरह आएंगे जो आपको लिखने हैं, मैं केवल इनका यहाँ रिपीट करूंगा और बाद में जैसे क्लास पूरी हो जाए बाद में आप इनको लिख लें, ओके ठीक है। नंद समन परियोजना का संबंध कौन से जिले से, सर राजसमंद से है। कहां पे, तो आप कहेंगे बनास नदी, नदी नहीं याद को चलेगा। मेजा बांध कौन सी नदी पर बना, कोठारी पे बना, कहां बना हुआ है, भीलवाड़ा में। इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार यहां से क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। मेजा बांध किस नदी पे, आप कहेंगे कोठारी पे, कहां है, भीलवाड़ा में। नारायण सागर बांध है कौन सी नदी पे, खाड़ी में, कहां पे है, गावर में। अडवाना बांध है मानसी नदी पे है, कहां पे है, भीलवाड़ा में है। मोरेल बांध है मोरेल नदी पे है, कहां पे है, दौसा में। गदरा 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 परियोजना है, बांध है मांगली नदी पर है, बूंदी में है। गुढ़ा बांध मेज नदी पर, बूंदी में है, परियोजना छोटी छोटी। गुढ़ा परियोजना मेज नदी पे, बूंदी के अंदर, जबकि मेजा बांध मेज नदी पे नहीं है, मेजा बांध कोठारी नदी पे, भीलवाड़ा में। गुढ़ा बांध मेज नदी पे, बूंदी में है। कैसे आपको याद करना, ओके। देखो इसके बाद में प्रश्न बनता है नेक्स्ट अपना, क्या बनता है, चाकर चाकर परियोजना कहां पे सर, बूंदी में। चाकर परियोजना कहां पे है, तो आपका उत्तर आएगा चाकर परियोजना बूंदी के अंदर है, ठीक बात है सर। इसके बाद में तकली परियोजना की बात करते हैं, तो तकली परियोजना कहां पे है, आप कहेंगे कोटा में। तकली तकली कोटा, तकली तकली कोटा, चाकण बूंदी, सावन भादो कोटा, ये तकली वाली की सुमेलित करने में आती है, तो याद कर लेना, तकली तकली कोटा, क्या करोगे, तकली तकली कोटा, गुदरा मांगो बूंदी में। क्या बताया मैंने, गुदरा मांगो बूंदी में, यानी गदरा परियोजना है मांगली नदी पर है, कहां पर, बूंदी में। गुदरा मांगो बूंदी में, तकली तकली कोटा, बोलो तकली तकली कोटा, याद करो तकली तकली कोटा, सावन भादो कोटा, हरिश्चंद्र कोटा, गोपालपुरा कोटा, अलनिया कोटा। अब सुनो फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, लासी लासी बारह, बोलो लासी लासी बारह, लासी लासी बारह। लासी पीने के लिए क्या चाहिए सर, गिलास चाहिए, तो बिलास बिलास बारह, बिलास बिलास बारह। गिलास चाहिए, गिलास चाहिए तो बैठ के पीना पड़ेगा, तो बेतली बेतली बारह। बैठ के पियोगे, अंधेरे में तो बैठ के पीना पड़ेगा, अंधेरी अंधेरी बारह। परमन प्रोजेक्ट जो है ये कहां पे है, तो आप कहेंगे ये झालावाड़ केंद्र है। परमन प्रोजेक्ट कहां पे, झालावाड़ केंद्र है मुख्य रूप से, बाकी लाभान्वित इससे दोनों ही होंगे, झालावाड़ भी लाभान्वित होगा, बारह भी होगा। इसके बाद मोरेल मोरेल दौसा, मोरेल कहां पे, दौसा, तो तकली तकली कोटा, लासी लासी बारह। इसके बाद बिलास बिलास बारह, बेतली बेतली बारह, अंधेरी अंधेरी बारह, परमन झालावाड़। और मोरेल कहां पे, तो आप कहेंगे दौसा है। मोरेल कहां है, दौसा है, याद रहेगा इतना, रहेगा सर, क्यों नहीं रहेगा, अच्छी बात, ठीक है। अब सुनो इसके बाद में प्रश्न बनेगा अन्य सिंचाई परियोजनाएं और कौन कौन सी आनी सर, चलो करते हैं। औरई 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 कहां पे, औरई चित्तौड़गढ़ में है सर। पिपल पिपल झालावाड़, बोलो पिपल पिपल झालावाड़, गागरीन आहू झालावाड़, आहू नदी पे है तो याद कर लो, वैसे मुख्य प्रोजेक्ट है गागरीन आहू झालावाड़। छापी छापी झालावाड़, छापी छापी झालावाड़, चोली चोली झालावाड़। छापी छापी का मतलब छापी परियोजना, छापी नदी पे झालावाड़, आप तो सीधा याद कर लो। सावरमल मीना, अरे भाई अच्छा बावला खबर है ना, काम को तो एक ही प्रश्न को पूछो, कभी कौन पूछो, ये बताओ गुस्सो कर कौन सकूं, क्योंकि डबरू पत्थरों तो बड़ा छोटा था नहीं, क्या डबरी हो, बड़ो जाना डबरी हो नहीं है, बताओ सर, बताओ ना सर जी कब पूरा होगा। करवा दे यार, क्या की जल्दी है, कहते जानो है कि नहीं आता, फिर जानो है, कौन जानो नहीं, बस तो फिर करवा दे शायद, इतनी जल्दी क्या नहीं होते, करवा देना भाई, करवा देना। तो चोली चोली झालावाड़, भीम सागर झालावाड़, चंगली चंगली झालावाड़, चंगली चंगली झालावाड़, मनोहर का थाना झालावाड़, मनोहर का थाना झालावाड़, याद करो, भीम सागर झालावाड़, चंगली चंगली झालावाड़, मनोहर का थाना झालावाड़, मनोहर का थाना झाला, पिपल पिपल झालावाड़, लासी लासी बारह, तकली तकली कोटा, लासी लासी बारह, तकली तकली कोटा, बेतली बेतली बारह, बिलास बिलास बारह, अंधेरी अंधेरी बारह, छप्पी छप्पी झालावाड़, चोली चोली झालावाड़, छप्पी छप्पी झालावाड़, चोली चोली झालावाड़, भीम सागर झालावाड़, चंवली झालावाड़, थाना झालावाड़, थाना झाला। इंदिरा लिफ्ट नहर परियोजना सवाई माधोपुर के अंदर है, ये इंदिरा गांधी की बात नहीं हो रही, इंदिरा लिफ्ट परियोजना की बात हो रही। सुजलाम प्रोजेक्ट है, ये कहां का है, बाड़मेर का है, और नोट लगा के लिखना, सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध माही नदी से है। सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध कौन सी नदी से है, माही नदी से है, माही से है। चूली देह करोली, चूली देह परियोजना कहां पे, करोली में है। पाचना बांध कहां पे बना हुआ है, आप कहेंगे सर करोली, पाचना बांध कहां पे बना हुआ है, करोली के अंदर बना। आगे आता है सर काला सागर बांध कहां बना हुआ है, काला सागर बांध है दूसरा के अंदर बना हुआ है।
काला सागर बांध कहां पे बना हुआ है? काला सागर कालापुर ये दौसा के अंदर है। माधो सागर बांध भी कहां पे बना हुआ है सर? दौसा में बना हुआ है। झिलमिली बांध कहां बना हुआ है? दौसा में बना हुआ है। चिरमिरी बांध कहां बना हुआ है सर? दौसा में बना हुआ है। रेडियो बांध कहां बना हुआ है सर? दौसा के अंदर बना हुआ है। रेडियो बांध कहां पे बना? दौसा में। खो बांध कहां पे बना है सर? करौली में बना है। समर सरोवर कहां बना हुआ है? अलवर में बना हुआ है। तो लोहेलाई कहां पे है? सवाई माधोपुर में। हरसोर बांध कहां पे है? तो आपका उत्तर बनेगा नागौर के अंदर है। अजान बांध कहां पे है? तो आप कहेंगे भरतपुर के अंदर है। सीकरी बांध कहां है? सीकरी बांध पहले तो भरतपुर में आता था, डीग में है। सीकरी बांध कहां पे है? तो आप कहेंगे डीग के अंदर है। सीकरी बांध कहां पे? डीग के अंदर। अजान बांध कहां है? भरतपुर में। एक बार फिर रिपीट करते हैं, देखते हैं। मनोहर थाना हमारे गांव के पास ही इलाहाबाद है ना। चलो याद करो, काला सागर कालापुर दौसा में, माधो सागर दौसा में, झिलमिली दौसा में, चिरमिरी दौसा में, रेडियो बांध दौसा में, खो करौली में, समर सरोवर अलवर में, लोहालाई सवाई माधोपुर में, हरसोर बांध नागौर में, अजान बांध भरतपुर में और सीकरी बांध कहां पे है? तो आप कहेंगे डीग में। सीकरी बांध कहां पे है? डीग के अंदर। और कौन कौन से बांध? और बांध आते हैं बांध, जैसे पांचरा बांध कहां पे आता है? आप कहेंगे सर करौली में। पांचरा बांध कहां पे आता है? करौली के अंदर आता है। 5 नदियों पे बना है, मिट्टी निर्मित बांध है। पांचरा बांध कैसे है? तो आप कहेंगे मिट्टी निर्मित बांध है अमेरिका के सहयोग से। मिट्टी निर्मित बांध है, किसका सहयोग मिला था इसमें? तो आप कहेंगे अमेरिका के सहयोग से। बोलो किसके सहयोग से बना था? अमेरिका के सहयोग से बना था। अजान बांध कहां पे है? आप कहेंगे भरतपुर में है। मोती झील कहां पे है? भरतपुर में है। बंद बरेठा कहां पे है? भरतपुर में है। जम्मू रामगढ़ कहां पे है? जयपुर ग्रामीण के अंदर है। नारायण सागर कहां पे है? ब्यावर के अंदर है। टोरडी सागर कहां पे है? टोंक में है। मोरेल कहां पे है? दौसा के अंदर है। मेजा बांध कहां है? भीलवाड़ा में है। दातर बांध कहां है? भीलवाड़ा के अंदर आता है। जेत सागर भीलवाड़ा में, घोसुंडा बांध चित्तौड़ में, अरनिया बांध चित्तौड़ में। यानी कहीं ना कहीं रिपीट हुई चीजें हैं, बस इसलिए कि आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए और कई बार बाई चांस सुमेलित करने में आ जाता है तो अपन कर दें, है ना। पांचरा बांध करौली में, अजान भरतपुर में, ये मोती झील वगैरह बंद बरेठा कहीं ना कहीं पीछे अपन किसी न किसी टॉपिक में पढ़ा है। जम्मू रामगढ़ जयपुर में, नारायण सागर ब्यावर में, टोरडी सागर टोंक में, मोरेल दौसा में, मेजा भीलवाड़ा में, दातर बांध भीलवाड़ा में, जेत सागर भीलवाड़ा में, घोसुंडा चित्तौड़ में, अरनिया कहां पे? चित्तौड़ में। अब सुनिएगा, इसके बाद में प्रश्न बना के और बात कौन कौन से हैं? और है वही है, लेकिन फिर बता रहा हूं बस। कार्तिक पिकअप बांसवाड़ा में है। सोनकादर उदयपुर के अंदर है। देवास उदयपुर के अंदर, सेई उदयपुर में, स्वरूपगंज सिरोही के अंदर, सुगली सिरोही के अंदर, बाकली जालोर के अंदर, नाकोड़ा बालूका, बस ये परिवर्तन याद रखें। इसके बाद जसवंत सागर जोधपुर ग्रामीण, पिचियात बांध जोधपुर ग्रामीण, हेमाबास पाली के अंदर है, ये इंपोर्टेंट है, सम्मिलित करने में आ जाता है कई बार। जवाई बांध पाली के अंदर है। इसके बाद अजीत सागर नीमका थाना में है। सरजू सागर बांध जिसे कोट बांध भी कहते हैं, ये शाकंभरी के पास में है। ये कहां पे? नीमका थाना में। तो सरजू सागर या कोट भी कहां पे? नीमका थाना। तो ये भी महत्वपूर्ण याद कर लें, ठीक है। सरजू सागर नीमका थाना में। कार्तिक पिकअप बांसवाड़ा में, सोनकादर उदयपुर के अंदर, देवास बांध उदयपुर में, सेई बांध कहां पे? आप कहेंगे सर उदयपुर में। इसके बाद स्वरूपगंज कहां पे है? सिरोही के अंदर है। सुगली सिरोही में, बाकली जालोर में, नाकोड़ा बालोतरा में, जसवंत सागर जोधपुर ग्रामीण में, पिचियात बांध जोधपुर ग्रामीण, हेमाबास पाली के अंदर, जवाई बांध पाली के अंदर, अजीत सागर नीमका थाना और सरजू सागर नीमका थाना। सरजू सागर कहां पे? नीमका थाना। और कॉपी पर जाएगी तो बस कॉपी स्टॉप कर दो फिर, है ना। इसके बाद और कौन से बांध है सर? बिशनपुर बांध टोंक में, चूलीदेह है करौली में, झिलमिल पाली के अंदर, बाड़ी सेंदरा जालोर में, चाकण बूंदी में, इसरदा सवाई माधोपुर, हरमतिया सिरोही, बत्तीसा नाला सिरोही, बासा बांध सिरोही, सतूर माताजी बूंदी, भंवर सेमला प्रतापगढ़, सरदार समंद पाली, धारिया बांध जोधपुर। धारिया बांध कहां पे? जोधपुर। ओके, तो मैंने पूछा तकलीफ तकलीफ याद आना चाहिए। कोटा महत्वपूर्ण याद करवा दिया आपको। तकलीफ तकलीफ कोटा, लासी लासी 12, चोली चोली झालावाड़, छापी छापी झालावाड़, थाना झालावाड़, बस मनोहर थाना झालावाड़। इसके बाद लिख पाए, ठीक है, इनमें कोई ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगा नहीं। फिर जसवंत सागर आएगा जोधपुर ग्रामीण में, डिब्रू सागर टोंक में, आकोली जालोर में, बाड़ी सेंदरा जालोर में, बावरिया अलवर में, कोई खास नहीं है। समर सरोवर अलवर में आ गया, खो बांध करौली, भीमती बांध ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो। इसके बाद चितलवाना बांध, पहले जालोर में आता था, कहां पे आ गया? साचोर में। चितलवाना याद कर लेना, साचोर। और वैसे नहीं जिले पड़े तो चितलवाना साचोर में याद रहेंगे। आपको पूछे क्या है भाई? ये साहसिक परियोजना है यार, जिनमें विश्व बैंक वगैरह का सहयोग मिल रहा है, जायका का सहयोग मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे ढंग से याद कर लें। जैसे प्रश्न बताया कि जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, ये 2017 से 2024 तक का प्लान है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार, आजीविका जायका है, आजीविका जायका है। 27 जिलों में 137 परियोजनाएं, 27 जिलों में 137 परियोजनाएं इस आजीविका सुधार में शामिल है। 27 है जिले, 137 है परियोजनाएं। 2017 में शुरू हुआ था, आजीविका प्रोजेक्ट है और जायका के द्वारा संचालित है। इसके द्वारा जायका की मदद। राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना, जलापूर्ति और फ्लोरोसिस जुलाई 21 से लेकर दिसंबर 24 तक प्रोजेक्ट है और जायका के द्वारा संचालित है। इसके द्वारा जायका की मदद। राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना, जलापूर्ति और फ्लोरोसिस जुलाई 21 से लेकर दिसंबर 24 तक। इसमें जायका का भी सहयोग रहेगा और जो अपना जल जीवन मिशन भारत सरकार का उसका भी सहयोग रहेगा और राजस्थान सरकार भी देगी। झुंझुनू जिला और बाड़मेर जिला, झुंझुनू में स्पेशल सूरजगढ़ और उदयपुर घाटी और बाड़मेर, इनमें मुख्य रूप से पेयजल की सप्लाई करने के लिए, तो आप तो दो याद कर लें, झुंझुनू बाड़मेर। सहयोग किसका है? जलापूर्ति और फ्लोरोसिस निराकरण। भूमिगत जल है वो आपका फ्लोराइड युक्त है, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया गया? जायके के द्वारा चलाया है। विदेश स्वीकृति वगैरह होगी लेकिन कुछ काम अटके पड़े, हम वहीं से आते हैं, हमारे पानी पहुंचना चाहिए लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है। कौन सी बात करें? राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति फ्लोरोसिस निराकरण, यानी नहरी पानी को यहाँ पहुंचाना। इसके बाद आता है कि द्वितीय बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, द्वितीय बांध पुनर्वास और सुधार। पुनर्वास नाम आ जाए तो विश्व बैंक की सहायता से, पुनर्वास बांध परियोजना आ जाए विश्व बैंक की सहायता से 21 से लेकर 27 तक, 21 से लेकर कब तक है? 2027 तक। द्वितीय बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना अक्टूबर 2021 से लेकर ये मार्च 2027 तक है। किसकी सहायता से? तो आप कहेंगे विश्व बैंक की सहायता से। बोलो किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। ओके, चलिए आगे सुनना और क्या सर और बात करते हैं। आपका रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना, ये मई 2018 से लेकर फरवरी 2025 तक चल रही है। रेगिस्तानी जल क्षेत्र के लिए, अब रेगिस्तान के लिए जल क्षेत्र पुनः संरचना, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, पुनः संरचना की जा रही है, ये नया बनाया जाएगा वापस से, नया किसके द्वारा? न्यू डेवलपमेंट बैंक, याद कर लो 18 से 25। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, इसमें हेल्प कौन कर रहा है? विश्व बैंक, साथ में भारत सरकार। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, भारत सरकार की ग्राउंड वाटर एस्टिमेशन कमेटी के द्वारा जारी जो दिशा निर्देश 2015 में जारी किए गए थे, उनके अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष से भूजल संसाधनों का आकलन किया जाता है। और 2022 में जो आंकड़े जारी हुए, अब आगे 2025 में होंगे, हो सकता है 24 में हो जाएंगे, तो आपको फिर बता देंगे काल की तारीख। सुनना, 2022 में कुल भूजल ब्लॉक कितने? 302। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बता, कितने टोटल? 302, जिनमें 7 शहरी ब्लॉक भी शामिल है। और ऐसा प्रश्न जब पेपर में आता है तो कथनों के रूप में आ सकता है, कथन के रूप में आपको पेपर में मिले। 3 वर्ष से किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, 3 वर्ष से क्यों किया जाता है? 2022 में कुल भूजल ब्लॉक 302, ऑप्शन में 304, 5, 6, 290 कुछ भी मिल जाए। अब 302 में से 38 ब्लॉक ऐसे हैं जो डार्क जोन में नहीं है। अपन यूं कहें कि जो 38 ब्लॉक ऐसे जो सुरक्षित
की बात करें, राजस्थान में जल दोहन ये 150% है। समझ रहे बात? यानी जल दोहन की जो रेट है ना राजस्थान में, वो जितना चाहिए उतना नहीं, 1.5 गुना ज्यादा। 150% जल दोहन है राजस्थान। अति दोहित लोग कितने, तो आपका उत्तर आएगा 219 है। बात करें सुरक्षित कितने हैं, 38 है। विषम 22 है। लवणीय 3 है। अर्ध विषम 20 है। लवणीय लोग कितने, 3। अति दोहित 219, ये दो याद करें। और सुरक्षित 38 है। ऑप्शन में 37 भी आ सकता है, 35 भी आ सकता है। टोटल कितने हैं, 302 है, जिनमें 7 शहरी ब्लॉक भी हैं। और सुरक्षित कितने हैं, 38 है। अति दोहित कितने हैं, 219। आज चश्मों पर सही बात है, भूल जाऊं तेरा क्या बड़ा नहीं जना याद आ गया चश्मों का कुछ। ये लगातार कंटिन्यू बोल्ड और लाइट है ना, इसने आते हैं थोड़ी खराब कर दी, पहले थी नहीं खराब। हाँ चलो, इसके बाद में लास्ट आज के लिए अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से 50-50 का अनुपात है और 2021 से लेकर के 2024-25 तक आपका चलेगी अटल भूजल योजना। 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट की गई, जिसमें भारत सरकार और विश्व बैंक दोनों का सहयोग लिया गया। राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1139 ग्राम पंचायतें हैं, इनको इसके दौरान क्या किया गया, चिन्हित किया गया है। अब सिंचाई वाला टॉपिक ये पूरा हुआ। हाँ, इसके बाद में केवल मतलब इकोनॉमिक जो सर्वे है उसमें सिंचाई से संबंधित कुछ बातें हैं, वो आपको एक वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। उसके चित्र क्षेत्र, उसकी प्रवृत्तियां, कब कब कौन कौन से सिंचाई परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। एक टॉपिक तो याद है कि राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, वो टॉपिक अपन भूगोल के हिसाब से अलग पढ़ेंगे। और ये टॉपिक एक इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट है, कब शुरू किया गया है, ये चीज आर्थिक सर्वे वाली जो है इसको अपन इस अर्थशास्त्र वाले पार्ट में कवर करने का प्रयास करें। तो सिंचाई परियोजना वो अपन भूगोल में अलग से करेंगे और ये वाला जो टॉपिक है ये अपन यहाँ करें। अब सिंचाई क्षेत्र प्रवृत्तियों में बजट वगैरह की चीजें, कौन सी परियोजना कितनी अवधि की है, कौन से जिलों में है और कौन सी नदी पर बनी हुई है, और मुख्य रूप से भी जो हाईटेक चर्चाओं में है। आइए, जैसे ईआरसीपी का प्रश्न तो पक्का ही बनेगा। अब ईआरसीपी चर्चित मुद्दा बन चुका है, उसका बजट कितना है, कब तक उसको पूरा करने का है, कितने जिलों में वो फायदा पहुंचाएगा प्रोजेक्ट, ये सारी बातें देखते हैं। तो सिंचाई क्षेत्र प्रवृत्तियों में एक सीधा सा क्वेश्चन है कि 1951-52 में की बात करें, 1951-52 की बात करें कि 1951-52 के अंदर सकल सिंचित क्षेत्र जो था ये कितना था, यानी ऐसा क्षेत्र जिसके ऊपर सिंचाई होती थी, संपूर्ण क्षेत्र की बात करें तो 11.7 लाख हेक्टेयर था 1951-52। इसका मतलब सीधा सा है कि सिंचाई परियोजनाएं ज्यादा विकसित नहीं हुई थी। उसके बाद अपन बात करें कि ये तो 1951-52 की बात थी, लेकिन अब अगर बात करें 2020-21 में, तो 2020-21 के अंदर 116.6 लाख हेक्टेयर, यानी तब से लेकर अब तक लगभग 100 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र पर अपने सरकारों ने सिंचाई सुविधाओं को विकसित करने का काम किया है। तो याद रखेंगे 1951-52 की बात है, ये प्रश्न आ जाए 11.7 लाख हेक्टेयर था, और वर्तमान की बात करें 2020-21 में, अब आपको भी वर्तमान तो 2023 आ रहा है, लेकिन आंकड़ा यहीं तक का दिया हुआ है ना, खोले वजह नहीं है, उसमें आंकड़ा यही है ना। तो याद रखें 2020-21 में कितना, तो आप कहेंगे 116.6। अब राजस्थान में सर्वाधिक जो सकल सिंचित क्षेत्र वाला जिला है वो कौन सा, गंगानगर। अब ये गंगानगर ही पढ़ेंगे अपन, इकोनॉमिक सर्वे में अपन कोई चेंज नहीं करेंगे, अपन चेंज करेंगे कला संस्कृति में, चेंज करेंगे इतिहास में, यहां पर कोई चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक इनके आंकड़े जारी होंगे अगले साल, और आंकड़ों वाली चीजें जो है वो अपन अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप प्रोफेसर गंगानगर का हिस्सा अनुगढ़ था, बिल्कुल था, अनुगढ़ में भी सिंचाई खूब होती है, लेकिन अभी आंकड़ों में आपको गंगानगर याद करना है, क्योंकि आंकड़े विभाग द्वारा जारी होते हैं, अपने द्वारा जारी नहीं होते। ये निश्चित है कि पहले लैला मजनू की बाजार गंगानगर जिले में आती थी, अब वो कहां है, अनुगढ़ जिले में, ये बात बिल्कुल सही है, ये आप कर सकते हैं। सूरत पहले आता था काफी गंगानगर में, अब कहां पे आएगा, अनुगढ़ के अंदर आएगा, तो ये चीज आप कर सकते हैं। लेकिन यहां क्या न्यूनतम सकल सिंचित क्षेत्र की बात है तो चलो, अब जो जल संसाधन विभाग है उस जल संसाधन विभाग ने 39 पॉइंट में 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा विकसित की, यानी वर्ष 2022 तक की बात करें तो सिंचाई विभाग के द्वारा लगभग 39.07, आप 40 भी लिख सकते हैं, 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पे लगभग राउंड फिगर में ये सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान में 2020-21 के अनुसार टोटल जो सिंचित एरिया वो कितना है, 116.6 लाख हेक्टेयर, कितना है, 116.6 लाख हेक्टेयर, याद रहेगा सर। अब आइए इसके बाद में मैं आपको लिए चलता हूं सीधा कि वर्ष 2022-23 में यानी राजस्थान में कितनी परियोजनाएं थी जिनका कार्य प्रगति पे था। 41 तो लघु सिंचाई परियोजनाएं जिनका काम प्रगति पे था, 41 ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण आ सकता है पेपर में। 41 तो बड़ी लघु परियोजनाएं, 5 मध्यम परियोजनाएं और 8 वृत्त परियोजनाएं इंदिरा गांधी नहर के अलावा, इंदिरा गांधी नहर का इसमें नाम नहीं, उसके अलावा 8 वृत्त परियोजनाएं जिनका कार्य प्रगति पे था। 41 लघु छोटी मोटी, इनका कोई जिक्र नहीं करना, लेकिन मध्यम जो परियोजनाएं हैं उनमें 5 परियोजनाओं का कार्य प्रगति। जैसे गदरा परियोजना की बात करते हैं तो गदरा परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है, आपका उत्तर आएगा बूंदी जिले में। टकली परियोजना की बात करते हैं राजस्थान के कौन से जिले में, टकली कोटा गुदड़ा भांगो बूंदी में गदरा। गागरिन प्रोजेक्ट की बात आती है तो आप जानते हैं कि गागरिन जो प्रोजेक्ट है ये झालावाड़ में। इसके बाद आप लासी बारह यानी लासी परियोजना लासी नदी पे 12 में, और हथिया देश जो परियोजना है ये भी कौन से जिले में, आपका उत्तर आएगा। इन 5 परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पे था 2022-23 में। 41 लघु परियोजनाएं और 8 बड़ी परियोजनाएं। नर्मदा नहर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर राजस्थान के 2 जिलों में, एक तो जालोर में और एक बाढ़। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो सांचौर जो जिला है उसको अपन शामिल करेंगे, लेकिन वही बात अभी अपन जो इकोनॉमिक सर्वे उसे देखो। अगर बाई चांस आ जाए न्यू लेवल में प्रश्न तो आप क्या कह देंगे सर। परवन प्रोजेक्ट की बात करें, परवन प्रोजेक्ट का निर्माण तो झालावाड़ में है, परवन प्रोजेक्ट, लेकिन झालावाड़ के साथ साथ ये कोटा झालावाड़ इनके अंदर इसका सिंचाई प्रोजेक्ट होगा, तो इसमें आप नर्मदा लिखिएगा, एक मिनट लिखिए, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन सा प्रोजेक्ट, परवन का मेन जो निर्माण है वो कहां पे, झालावाड़, बाकी झालावाड़ कोटा बारा इन जिलों के अंदर ही था। मेन जो जिला है झालावाड़, और प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो झालावाड़ कोटा बारा। धौलपुर लिफ्ट की बात आई तो धौलपुर में है मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन योजना, ये राजस्थान के मरुस्थलीय जो जिले हैं अभी इसके बारे में डिटेल से बात करें उनके अंदर चलाई। नवनेरा बांध, अब आप कहेंगे सर नवनेरा, ये एक साथ कर दिया, इसको थोड़ा अलग कीजिएगा, ऊपरी उच्च स्तरीय। इसके अलावा बात कीजिएगा कि ऊपरी, ये लिखिएगा अलग से, ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना,
यानी ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना, ये वृहद प्रोजेक्ट है और इसका शुभारंभ अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया था बांसवाड़ा, यानी बांसवाड़ा के अंदर मुख्य रूप से प्रोजेक्ट होगा। और इस प्रोजेक्ट के तहत अनास नदी का जो जल है उसको काम में लिया जाने का पूरा प्लान। कौन सी नदी के जल को? आपका उत्तर आएगा अनास नदी के जल। ठीक बात है सर, चले आगे। इसके बाद में फिर आप कहेंगे सर पीपलकोट परियोजना, ये प्रतापगढ़ जो जिला अपना है, इस प्रतापगढ़ के अंदर। इसके बाद बात करेंगे काली तीर परियोजना, ये चंबल नदी का प्रोजेक्ट है और अलवर भरतपुर और धौलपुर जिलों में। तो आप कहेंगे भरतपुर, और भरतपुर के साथ में कौन सा जिला? तो कुल मिला के आपको इतनी चीजें याद रखनी, ये लिखो ये काम के बाद। वर्ष 2022-23 में राजस्थान में 8 वृहद परियोजनाएं, 5 मध्यम और 41 लघु परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पे रहा है। ठीक है, लिखिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, अपन जिन आंकड़ों का यहां उपयोग कर रहे हैं वो आंकड़े दोनों जगह से ये राजस्थान सुजस है और इसका जो मई 2023 वाला अंक आया था ये स्पेशल जलकाई या राजस्थान की बावड़ियां हैं, सिंचाई प्रोजेक्ट है, ये सारे के सारे आए और सरकार हर महीने ये हमें एक उपलब्ध करवा देती है और हम इसको ले आते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये लिखिएगा। अच्छा नवनेरा नहीं लिखा आपने, नवनेरा लिखो कोटा में 40 घंटे, नवनेरा में जिला लिखिएगा कोटा। ईआरसीपी का महत्वपूर्ण है, ईआरसीपी जितने भी बांध है और मैं सर्वाधिक प्रभाव क्षमता का बात है, इसको लिखिएगा। इसके बाद में बात आती है सर परवन सिंचाई परियोजना के बारे में। अगर प्रश्न है तो क्या? पहली बात तो परवन कैसा प्रोजेक्ट है? प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन सा वृहद प्रोजेक्ट है, कौन सा मध्यम प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रश्न है तो याद रखिएगा परवन प्रोजेक्ट अपने आप के अंदर एक वृहद प्रोजेक्ट और इसका निर्माण झालावाड़ के निकट कौन सी नदी पे किया जा रहा है सर? परवन नदी पे किया जा रहा है। ओके, इसमें जिले कौन कौन से शामिल हैं? इसमें 3 जिले झालावाड़, बारां और कोटा। इन तीनों जिलों के अंदर अब गांव तो छोड़िएगा लेकिन आपको एरिया जरूर याद रखना होगा कि 2 लाख हेक्टेयर, यानी परवन के अंदर लगभग एरिया जो है वो कितना? 2 लाख हेक्टेयर, यानी 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के ऊपर क्या होगा? सिंचाई सुविधा उपलब्ध है और इसके ऊपर 2 लाख हेक्टेयर क्या है? एरिया है और 4761 करोड़ रुपया ये इतना खर्च हो चुका है, यानी 2 लाख हेक्टेयर एरिया 4700 लगभग करोड़। यादव को इज्जत नहीं आ रही तो इसका परवन प्रोजेक्ट वृहद प्रोजेक्ट है, इसमें पूरी डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं आपको, आप लिखेंगे परवन परियोजना देश लगा के वृहद झालावाड़ जिले में परवन नदी पर निर्माण बन रहा है। उसके बाद में इस पर रुपए खर्च हो चुके हैं अभी और आगे होंगे, अभी तो काम चल रहा है, अपने कहा निर्माण कार्य प्रगति। इसके बाद में बात करेंगे आप इस तरह की कौन से 3 जिलों में? तो झालावाड़, बारां और कोटा। कितना लाख हेक्टेयर क्षेत्र? 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। पैसे की बात करें 4761 करोड़ रुपए। ठीक है, अब इसके बाद में आप कहेंगे सर धौलपुर लिफ्ट, सीधी सी बात है धौलपुर लिफ्ट प्रोजेक्ट है तो ये धौलपुर में ही है और धौलपुर जिले के अंदर कितना एरिया? लगभग आप कहेंगे 40,000 हेक्टेयर, यानी धौलपुर जो प्रोजेक्ट है लाखों वाला नहीं है, ये 40,000 हेक्टेयर लगभग की बात करें अपन, ये 40,000 हेक्टेयर लगभग जो क्षेत्र है इससे क्या होगा? सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर आधारित ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है और सह पेयजल यानी सूक्ष्म सिंचाई और साथ के अंदर पेयजल दोनों प्रोजेक्ट इसके अंदर आपको याद है। और इस परियोजना के ऊपर अगर बजट की बात करें तो 250 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान था लेकिन इसके ऊपर 570 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और इसका निर्माण कार्य 2023 तक पूरा होगा। बजट ये छोटा प्रोजेक्ट है, नहीं भी आप कोई दिक्कत नहीं, सीधा धौलपुर लिफ्ट परियोजना 40,000 हेक्टेयर को लगभग करेगी, सिंचाई और पेयजल दोनों को मिला के लिखिएगा। धौलपुर लिफ्ट प्रोजेक्ट कौन से जिले में? धौलपुर जिले में। कितने हजार हेक्टेयर पे? 40,000 हेक्टेयर पे और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर पूर्णतः लिफ्ट सिंचाई सह पेयजल परियोजना, लिफ्ट सिंचाई का आधारित होगा, साथ के अंदर क्या होगा? ये पेयजल प्रोजेक्ट। इसके बाद आप बात करें तो आता है नर्मदा नहर परियोजना। आपको बताया कि नर्मदा नहर परियोजना में आपको सीधा सा क्या रखना है? क्या ये बाड़मेर जालोर, और अब अगर जालोर ऑप्शन में नहीं मिले आपको तो आप क्या कर देंगे? सांचौर और बाड़मेर जिलों के अंदर 2.43 लाख हेक्टेयर के कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य रखी गई, यानी फव्वारा पद्धति से। और ये प्रश्न भी आपके पेपर में आया हुआ है, यानी एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य है, फव्वारा सिंचाई प्रणाली, आप कह सकते हैं कि बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली ये अनिवार्य है। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है राजस्थान का? तो आप कहेंगे नर्मदा नहर परियोजना। अब यहां बात आएगी इसकी संशोधित जो लागत रखी गई है ना वो है 3221.48 करोड़ और ये तो है ही है। साथ अगर मैं बात करूं सूजस के अंदर लिखा हुआ है 3242.04 करोड़। इकोनॉमिक सर्वे वाला ये आंकड़ा तो आपको याद तो इकोनॉमिक सर्वे वाला ही करना है लेकिन बाई चांस अगर ये नहीं मिले ज्यादा कुछ नहीं करना, 21 दूनी 42 करना, यानी 32-42 करोड़ रुपए ये सूजस के अकॉर्डिंग और ये वाला जो आंकड़ा आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग है 32-21.48 करोड़ और ये इसका टारगेट था। लेकिन दिसंबर 2022 तक 2.46 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई जो क्षमता है वो सर्जित की जा चुकी है। तो लिखिएगा इसमें नर्मदा नहर परियोजना कौन से जिलों में? जालोर और बाड़मेर। एक मिनट देखिए, इसमें आप 46 लिख सकते हैं। अच्छा 2.86 लाख हेक्टेयर के पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली और इसका बजट है 32-21 करोड़। बात करें अगर सूजस के अकॉर्डिंग तो नवनेरा बिराज ये ईआरसीपी का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, पूर्वी राजस्थान जो नहर परियोजना ईआरसीपी यानी ईस्ट राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट पूरा का पूरा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और ईआरसीपी का एक महत्वपूर्ण अभिन्न हिस्सा है और इस पर अभी तक 800 करोड़ रुपए में किए जाते। और नवनेरा बांध की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि नवनेरा बिराज
ये कोटा के अंदर है, कोटा के अंदर दिंगोट तहसील आती है। यहां पे कौन सी नदी पर ये है? तो आप कहेंगे काली सिंध नदी पर। और एआरसीपी में सर्वाधिक भराव क्षमता का ये बांध होगा, सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध होगा एआरसीपी का। तो याद रखिएगा कि नवनेरा जो बांध है ये ईआरसीपी में सर्वाधिक भराव क्षमता का बांध, सर्वाधिक भराव क्षमता का बांध। कौन सा एआरसीपी में सबसे ज्यादा भराव क्षमता का बांध? आप कहेंगे नवनेरा बैराज, भराव क्षमता वाला बैराज, बैराज लिखिएगा। यानी इसका मेन टारगेट सिंचाई का, बैराज वही होते हैं जिनका मेन उद्देश्य सिंचाई का, क्षमता का बैराज। ठीक है, तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना एआरसीपी, एआरसीपी का महत्वपूर्ण कौन सा? नवनेरा लिखिएगा इसमें, नवनेरा क्या है। उसके बाद आगे अब तक इसके ऊपर लगभग 800 करोड़ रुपए, 809 करोड़ है, लगभग 800 करोड़ रुपए लिखिएगा, 800 करोड़ रुपए इसके ऊपर है। ठीक, तो लिखिएगा नर्मदा नहर परियोजना, इसमें जालोर घाट में 2.46 लाख हेक्टेयर, ये वाली बात पेपर में आएगी। ठीक है, और ये वाली बात पेपर में आएगी। हमारा बूंद बूंद प्रणाली, स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली प्राधिकरण बनता है। नवनेरा बैराज एआरसीपी का है, सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बैराज होगा, और बस ये बात है। ठीक है, आगे अब आता है राजस्थान जल चित्र आजीविका सुधार परियोजना। और मेन बात आपको क्या करनी है, राजस्थान जल चित्र आजीविका सुधार जो परियोजना है, उस परियोजना का वित्त पोषण कहां से हो रहा है? मेन बात आपको याद रखनी है कि प्रोजेक्ट तो ये है, इसका जो वित्त पोषण है वो कौन कर रहा है? जायका कर रही है। और जायका बोले तो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। राजस्थान में जल परियोजनाएं और राजस्थान में वृक्षारोपण परियोजनाएं, इनमें एक महत्वपूर्ण वित्त पोषण जिसके द्वारा होता है वो जायका। अब राजस्थान जल चित्र आजीविका सुधार परियोजना ये कितने समय के लिए है? 8 वर्ष की। और इसकी अनुमानित जो लागत है वो है 23 दूनी 46 होता है, 23 दूनी आपको 48 करना है, यानी 23-48 करोड़ रुपया ये इसकी मुख्य लागत है। और जापानी कंपनी जायका द्वारा वित्त पोषित है। अब इसमें से आपको याद रखना है कि टोटल ये जो लागत है 2348 करोड़, इसमें से प्रथम चरण की जो लागत है इसमें से 1000 करोड़ रुपए जो लगे उसमें से 908 करोड़ रुपए ये जायका ने वित्त किए, और बाकी इसका जो पोषण होगा राज्य सरकार। और परियोजना 2017 से परियोजना प्रारंभ, तब से 2017 से, और इसकी अवधि जो है वो 8 वर्ष। राजस्थान जल चित्र आजीविका सुधार परियोजना, RWSLIP, RWSLIP, SLIP प्रोजेक्ट जायका द्वारा वित्त पोषित। अब आपको सर परियोजना तो है, इसमें सीधी बात लिखें, राजस्थान जल चित्र आजीविका सुधार परियोजना किसके द्वारा वित्त पोषित है? सीधा जायका लिख लो, पूरी फुल फॉर्म लिखने की आवश्यकता नहीं, वैसे जानती है। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। और अवधि कितनी है इसकी? 8 वर्ष। अब इस परियोजना में कितने जिलों में सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्वास जीर्णोद्धार किया जा रहा है? तो याद रखिएगा टोटल 27 जिलों के अंदर है, और 137 छोटी मोटी परियोजना जिनका अपन यूं कहें कि दोबारा से नवीनीकरण मान लो। यानी परियोजना के तहत कुल कितने जिलों में? तो याद रखिएगा परियोजना के तहत 27 जिलों के, और 27 जिलों में कितनी सिंचाई परियोजनाएं? तो याद रखिए 137। और इसमें कितने लाख हेक्टेयर पे सिंचाई सुविधा विकसित होगी? तो याद रखिएगा 470 लाख। अब आपको सर लाख हेक्टेयर वाला मामला देखते हैं। नर्मदा में कितना था? 2.46 लाख हेक्टेयर। अर्बन प्रोजेक्ट में कितना था? लगभग 2 लाख हेक्टेयर, बड़ा प्रोजेक्ट था, तो 2 लाख हेक्टेयर है। धौलपुर में कितना? लगभग 40,000 हेक्टेयर है, ये आपको याद करना। पहले चरण में 21 जिले थे, जिलों की आवश्यकता नहीं है, तो लिखो लिखा परियोजना के तहत, तो लिखेगा राजस्थान जल चित्र आजीविका सुधार परियोजना के तहत 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं का विकास किया गया, जिसमें 4.70 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के किसान जो है उसमें लाभान्वित। ठीक है, आगे राजस्थान के मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना। मरु क्षेत्र के लिए जो जल पुनर्गठन प्रोजेक्ट है RWSRPD, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए ये प्रोजेक्ट चला गया। मरु क्षेत्र में मुख्य प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी नहर वाला, और इसमें मेन बात आपको याद रखनी है, इसको वित्त पोषण किसके द्वारा किया जा रहा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके द्वारा वित्त पोषण। और इसका लाभ पूरा का पूरा पेंगे बीकानेर संभाग, फिर कह रहा हूं ये 33 जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा आपकी सर्विस में, अपन अपनी तरफ से काटाछाटी नहीं करेंगे। 2024 के जैसे दोबारा आएगा फिर दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका लाभ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ये आगे। उसके बाद में शेखावाटी वाले 2 जिले आगे, झुंझुनू, सीकर। इसके बाद जोधपुर, जैसलमेर और बाड़, 3 जिले एक आगे ना, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिला के कितने जिलों में? 10। और इसकी लागत छोड़ो, अवधि याद रखो 7। कितने जिलों का प्रोजेक्ट है? 10 जिलों का प्रोजेक्ट है। तो लिखिएगा राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना RWSRPD 7 वर्ष तक मुख्य रूप से रहेगा। और इसमें मेन काम जो है ये एक तो इंदिरा गांधी जो प्रोजेक्ट है नहर वाला, उस प्रोजेक्ट के अंदर जीर्णोद्धार कार्य करना, और साथ ही जो सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र है उनका वहां पे थोड़ा उपचार करना, ताकि सेम की समस्या से निकले। राजस्थान के मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना ये न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित है। इसका लाभ 10 जिलों में मिला, बीकानेर संभाग के 4 जिले, उसके बाद नागौर, सीकर, झुंझुनू, उसके बाद में आपका जैसलमेर, जोधपुर। ये बड़ा अच्छा प्रश्न, स्काडा प्रणाली। और स्काडा प्रणाली के तहत मैं आपको बता दूं, आज 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 बोले तो 10 सितंबर 2023, यानी आज के दिन स्काडा जो प्रणाली अपनी है, इसके तहत जवाई बांध के 2 गेट खोलेंगे, 1-1 इंच। अब 2 गेट खोलेंगे स्काडा प्रणाली, मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये कंप्यूटर से कंट्रोल होता है। ये सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीक्यूशन सिस्टम है। और जवाई बांध जो कि 6 साल बाद पूरा भरा, यानी जिसकी भराव क्षमता जो है वो 6 साल बाद अपने पूर्ण लेवल पे आई है, और हवा के साथ साथ में पानी छलक रहा था, तो सिस्टम जो है विभाग मिलकर उन्होंने आज जो है इसके 2 गेटों को पूरे नहीं खोले, डाउन कर दिए सिस्टम से। और स्काडा प्रणाली राजस्थान के अंदर शुरुआत में बिसलपुर, भाई बाजार सागर, बुढ़ा बांध और जवाई बांध, इन 4 के ऊपर स्काडा प्रणाली लागू। अब प्रश्न बन गया कि स्काडा प्रणाली है क्या? ये सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीक्यूशन सिस्टम है, इसे अपन स्काडा प्रणाली, तो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीक्यूशन। इस प्रणाली को स्थापित किया जा चुका है, तो 4 पारदर्शी जल प्रबंधन के लिए कंप्यूटर सिस्टम में पूरा डाटा रहेगा इसका। और इसी क्रम में नर्मदा नहर जो परियोजना है, सांचौर
के अंदर, सात के अंदर गंग नहर है तथा भाखड़ा नहर है और हनुमानगढ़ की जो नहर है इनके ऊपर स्काडा सिस्टम स्थापित करने के लिए प्रयास किया। तो स्काडा सिस्टम राजस्थान में 4 बांधों में, एक आप करेंगे बिशनपुर बांध, एक करेंगे माही, एक बूढ़ा और एक जवाई, लिखिएगा इनका। बस, लिखिएगा चलते चलते। ठीक, ठीक है, मेरा थोड़ा दूसरे वाला है, अपने वाला कैमरा भी गया, आप सर्विस करा रहे हैं उसके बाद उसके ऊपर बात करें। तो ये लिखिएगा आगे चलते हैं। यार बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, यहां से मुझे लगता है पूछना क्योंकि महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। तो बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना डीआरआईपी जिसे हम कह रहे हैं 2020-21 का बजट था पहला, यानी बांधों को मरम्मत की जाए। पहले चरण में इसमें 7 बांध थे, लेकिन अगर कुल बांधों की बात करें तो याद रखिएगा 18। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि इस प्रोजेक्ट के तहत कुल बांध कितने हैं तो याद रखिएगा 18। यानी बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना जो 2020-21 के बजट में बड़े बांधों का जीर्णोद्धार करना, आधुनिकीकरण करना और सुरक्षा प्रबंधन के लिए 965 करोड़ रुपए की योजना प्रारंभ की गई थी। बड़े बांध इसमें 7 रखे गए पहले चरण में, लेकिन कुल 18 बांध, जैसे बिशनपुर बांध है, जवाई बांध है, सुकली बांध है, सेलवाड़ा है, पाही है, गंभीर नदी पर है, मातृकुटिया बांध है, सोमकमलांबा तथा उसके बाद सोमकमलांबा के लिए 127 करोड़ रुपए, उसके बाद में पांचना रायपुर लोनी के लिए 20 करोड़ रुपए। और परियोजना के लिए ऋण किससे लिया गया, ये आपकी बात है। परियोजना के लिए ऋण जो विश्व बैंक से समझौता किया गया और 2022-23 तक दोस्तों 1 पॉइंट में 29 करोड़ का और इसका नाबार्ड के सहयोग से चंबल नहर योजना का विकास किया जा रहा है। मेन इसमें बांध पुनर्वास योजना बजट 2020-21 का, और 2020-21 के बजट में अगर आप देखेंगे तो आप याद रखिएगा इसमें सीधा कि पहले चरण के अंदर तो 7 बांध और बात करें टोटल 18 जो बांध इसके अंदर हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा इनको। बांध पुनर्वास सुधार परियोजना 2020-21 में राज्य के बड़े बांधों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण और सुरक्षा प्रबंधन के लिए 965 करोड़ रुपए की योजना प्रारंभ की गई। और योजना का जो पहला चरण था इसमें 7 बांध, कौन कौन से, बिशनपुर, जवाई, सुकली, सेलवाड़ा, भाई गंभीर, इनको कोई जरूरत नहीं नाम याद करने की, बस याद रखो कुल 18 बांध और परियोजना विश्व बैंक का से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आईजीएनपी जिसे कहते हैं, और आईजीएनपी में आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है इस प्रोजेक्ट में 2005 में राज्य सरकार ने इसके बारे में निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार नहर का कार्य पूर्ण करके और 16.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है इसके अंदर सिंचाई सुविधा विकसित करवाने का लक्ष्य है, और जिसमें से पहले चरण के अंदर 5.46 लाख हेक्टेयर और दूसरे चरण के अंदर 10 पॉइंट में 71 लाख हेक्टेयर। तो सीधा सा लिखिएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इस परियोजना में लिखें इंदिरा गांधी नहर परियोजना और 16.17 लाख हेक्टेयर टोटल एरिया, बस इतना काफी है, ये दो चीजें आप लिख लो। इंदिरा गांधी नहर परियोजना और एरिया कितना 16.17 लाख, जिसमें से प्रथम चरण के अंदर 5.46 और जो द्वितीय चरण उसमें 10 पॉइंट है, द्वितीय चरण में 10 पॉइंट है। उसके बाद में एक बात और लिखिएगा, भूजल आंकलन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य का 78% जो क्षेत्र है अति दोहित श्रेणी के अंदर है, और राजस्थान का कुल भूजल दोहन की जो दर है, दोहन की दर से राज्य की जो दर है ये 150% अधिक, दर से 150% अधिक है, अति दोहित श्रेणी में 78% है, यानी राजस्थान में कुल जल का जो दोहन होता है उसकी जो नॉर्मल रेट है उससे ज्यादा है इन एरिया। दोहन जैसे होना चाहिए कि मान लो जिसकी कैपेसिटी यहाँ से पानी जितना निकलना चाहिए उससे यहाँ 150% निकाला जा रहा है। 78% क्षेत्र राजस्थान का ऐसा है भूजल आंकलन रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें अति जल दोहन किया। तो लिखिएगा भूजल आंकलन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भूजल आंकलन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य का 78% क्षेत्र अति दोहित श्रेणी में है। और अगर 2022 में आपको ब्लॉक पूछ ली जाए कि कितने ब्लॉक हैं जिनमें अति जल दोहन है तो आप कहेंगे 219 ब्लॉक है टोटल। भाई टोटल ब्लॉक है 302 2022 में, और सबसे ज्यादा जो है वो अति दोहित ब्लॉक है 2022 में। 2021 में टोटल ब्लॉक थे 255। देखिएगा अब इसमें एक चीज और लिख लो, कुल जल ब्लॉक, कुल जल ब्लॉक 302 इसके अकॉर्डिंग वर्ष 2022, वर्ष 2022 के, यानी वर्ष 2022 के अनुसार टोटल जो ब्लॉक है वो कितने हैं 302 हैं, और इनमें से अति दोहित। और एक बात और लिखना, इनमें इनमें 7 शहरी ब्लॉक, यानी इनमें 7 जो शहरी ब्लॉक है वो, इनमें 7 शहरी ब्लॉक भी है। इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, भूजल संसाधनों का जो आकलन है
उस आकलन में आप एक बात याद रखें, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद इसका मूल्यांकन किया जाता है और जो विभाग है इसके द्वारा राज्य के जो जिलेवार भूजल संसाधनों का जो आकलन, ये भारत सरकार की जो ग्राउंड वाटर एस्टिमेशन कमेटी है ये करती है। भू संसाधन का विभाग द्वारा राज्य के जिलेवार भूजल संसाधनों का आकलन किया जाता है, भारत सरकार का किया जाता है। भूजल संसाधनों का आकलन प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर होता है। उसके बाद में मेन है अटल भूजल योजना। ये इसमें प्रश्न एक ही बनता है मेरे हिसाब से, तो मुख्य कब से तो प्रारंभ हुई, तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 2020 से प्रोजेक्ट प्रारंभ होता है और ये भारत सरकार और विश्व बैंक का प्रोजेक्ट है। 50-50 दोनों, 50% राशि भारत सरकार और 50% राशि विश्व। और इसमें जो भूजल विभाग है ये नोडल विभाग, बाकी सारे विभाग इसके अंदर है। तो भूजल विभाग है ये तो नोडल विभाग है। 7 के अंदर इसके मुख्य सह भागी जो विभाग है उसके अंदर जैसे कृषि विभाग, 7 के अंदर उद्यानिकी, फिर जल संसाधन विभाग, फिर पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा और वन विभाग इसके मुख्य विभाग है। और ये कितने वर्षों के लिए प्रोजेक्ट है? 5 वर्ष, 2020-21 से लेकर 2024। और राजस्थान के लिए कितना इसमें बजट रखा गया है? तो लगभग 11.65 करोड़। राज्य के कितने जिलों में? 17। अटल भूजल योजना कब प्रारंभ हुई? पहला प्रश्न ये बनेगा 1 अप्रैल 2020 को अटल भूजल योजना। 7 के अंदर लिखिएगा इस योजना में 5 वर्षों में 2020-21 से 24-25 तक के लिए राजस्थान राज्य के लिए बजट 1189 करोड़ रुपए। राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1139 ग्राम पंचायतों को इसमें चिन्हित किया। उसके बाद पीपल कोट हाई लेवल केनाल, एक ही बात लिखनी है। पीपल कोट हाई लेवल केनाल कौन से जिले में? सर प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ में इसका बजट कितना रखा गया? 2000 करोड़ रुपए। 2000 करोड़ बजट रखा गया है और 5000 हेक्टेयर, बोलो कितने हेक्टेयर? 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने का एक टारगेट रखा है। और जो माही बेसिन है, उस माही बेसिन का अधिशेष जो जल है उस जल से प्रतापगढ़ जिले का जो अंतर्माण क्षेत्र है उसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। पीपल कोट हाई लेवल केनाल कहां पे? प्रताप। एक और बड़ी थी अपन, ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना, ये कहां थी? ये थी बांसवाड़ा। ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना बांसवाड़ा में और पीपल कोट प्रोजेक्ट प्रतापगढ़ का है। 2000 करोड़ रुपए का बजट इसके अंदर, 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा। तो लिखिएगा पीपल कोट प्रोजेक्ट, पीपल कोट प्रोजेक्ट ये प्रतापगढ़ का है। 2000 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रस्ताव है। 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और माही बेसिन का अधिशेष जो जल है उससे प्रतापगढ़ जिले के अंदर अंतर्माण जो क्षेत्र है उसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने इसका काम। इसके बाद लिखेंगे काली तीर परियोजना। ये 2 जिले बताए थे आपको, धौलपुर और छतरपुर। एक नादोती परियोजना है सवाई माधोपुर करौली 2 जिलों की। नादोती ये भी चंबल नदी का, काली तीर भी चंबल। काली तीर प्रोजेक्ट भी चंबल नदी का और नादोती परियोजना जो सवाई माधोपुर करौली की वो भी कहां पे? चंबल। तो दोनों में बजट कितने का सकता है? केवल इतना लिख लो, काली तीर परियोजना चंबल नदी का और नादोती परियोजना सवाई माधोपुर करौली में चंबल नदी। इसके बाद आता है ईआरसी। ईआरसी इसमें पहली बात तो इसमें आएगी कि ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट है ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इसका मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि चंबल नदी की जो सहायक नदियां है ना, इन नदियों में जो जल है जो अधिशेष से ज्यादा है मानसून के दौरान, इस जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, कालीसिंध, गंभीर इत्यादि नदी बेसिनों में डालना और इससे वर्ष भर सिंचित क्षेत्रों का विकास। और ये बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया गया और इसका टारगेट ये है कि राजस्थान के 13 जिले पूर्व में 33 जिलों का था। अगले वर्ष जैसे इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें इसमें जिलों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन अभी पेपर के हिसाब से 13 जिलों में वर्ष 2051 तक, पेपर में हिंट आएगा आर्थिक सर्वे के अनुसार 13 जिलों में वर्ष 2051 तक ये मिलता है। यानी ईआरसीपी में 2051 तक का टारगेट है कि पेयजल की उपलब्धता साथ में जो 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है इसमें सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाया जाए। अब आपको कैसा लिखता है? इसका अनुमानित जो बजट है ना वो कितना है? 37,242.12 करोड़। आप कहेंगे सर 13 जिले कौन से? 13 जिले तो नहीं आते। 13 जिलों में आप कहेंगे कोटा संभाग तो पूरा का पूरा, कोटा संभाग बोले तो कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, इसके बाद स्टार्ट हो जाओ जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक और अजमेर। अब नेक्स्ट ईयर जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसमें देखते हैं कितने जिले हुए, 13 से संख्या बढ़ती कितनी होती, क्योंकि इन चार में तो फर्क नहीं पड़ा। जयपुर वाला पूरा पड़ गया जिलों का, अलवर वाला पड़ गया, भरतपुर है, फिर करौली, सवाई माधोपुर में, टोंक, अजमेर जिले कम्युनिकेटिव में, लेकिन अभी तक आप ये दे रहे हैं कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर हो गए, 4 कोटा संभाग पूरा, फिर 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 3। अब इसमें 13 जिले हो गए, 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पे सिंचाई सुविधा सूक्ष्म तरीके से और 7 के अंदर 2051 तक का टारगेट। बजट कितना? 37 24 2.5, यानी याद रखें 372 42.12, 37,242 करोड़। तभी गहलोत साहब बार-बार कहते हैं कि मोदी जी इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट घोषित करो और हमें पैसा, इसलिए बार-बार मोदी जी को पूछते हैं। और मोदी जी की और इनकी लड़ाई इस प्रोजेक्ट को लेकर, वो जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, तो बस दोनों लड़े जाते। लिख पाए? हाँ जी, हाँ जी,
इसके बाद में लिखिएगा नेक्स्ट कुछ बातें में लिखा देखो ईआरसीपी के तहत कुल जल का 49% पेयजल में काम है। ईआरसीपी से पूर्व में संचालित 26 परियोजनाओं के 0.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा होगी और 2 लाख हेक्टेयर पर सूक्ष्म विधि से बताई। इसके बाद में लिखा ईआरसीपी के तहत 6 बैराज अपवर्तन हेतु तथा एक बांध जल भंडारण के लिए बनाया गया। अब कौन कौन से बैराज बनाए जा रहे हैं वो देखना। लेना कुल्लू बैराज कौन से जिले में जी? 12 में। पहले वो रामगढ़ बैराज कौन से जिले में? 12 में। उसके बाद महलपुर बैराज, एक रामगढ़ बैराज 12 में, एक रामगढ़ बैराज 12 में है, पुल नदी। उसके बाद नेक्स्ट अच्छा पहले वो महलपुर बैराज ये भी कहां पे है? 12 में। उसके बाद नवनेरा बैराज ये कहां पे बताया था? ये कोटा। नवनेरा बैराज ये कोटा। उसके बाद में लिखिए मेज बैराज ये बूंदी में और राठौड़ बैराज ये सवाई माधोपुर। यानी ये कुल मिला के 6 बैराज। कुल्लू बैराज 12 में, रामगढ़ बैराज 12 में, महलपुर बैराज 12 में, नवनेरा बैराज कोटा में, मेज बैराज बूंदी में, राठौड़ बैराज में। एक लिखो। एक लिखो डूंगरी बांध ये सवाई माधोपुर। डूंगरी बांध कहां पे? सवाई माधोपुर। ये एआरसीपी के तहत है ना। एआरसीपी के तहत कौन कौन से इनमें आप लिखिएगा। पहला लिखो परियोजना के तहत 37,247 आंकड़े तो जब याद रहते नहीं है याद करने भी पड़ेंगे। 247 अब याद करना होगा बार बार तो चाहिए। और यहाँ लिखिएगा कुल्लू बैराज कहाँ पे? 12 में है तो लिखिए कुल्लू बैराज 12। इसके बाद रामगढ़ बैराज ये कहाँ पे है? तो लिखिएगा 12 में। कुल्लू बैराज कुल्लू नदी पर है, रामगढ़ बैराज पुल नदी पे है। उसके बाद महलपुर बैराज 12 में है, नवनेरा बैराज कोटा में है, मेज बैराज बूंदी में है और राठौड़ बैराज है ये बनास नदी पे है जो बनेगा। और साथ ही के अंदर सवाई माधोपुर में डूंगरी बांध जो मुख्य जल संग्रहण का काम पे। उसके बाद लिखिए राजीव गांधी जल संचय योजना। राजीव गांधी जल संचय योजना ये 2019 में प्रारंभ की गई। इसका प्रथम चरण 2019 में, एक बात याद रखिए, राजीव गांधी परियोजना का प्रथम चरण कब उत्तर आएगा? 2019 में। देखो राजीव गांधी जल संचय योजना का प्रथम चरण 2019 में और द्वितीय चरण ये 1 सितंबर 2022 में प्रारंभ किए थे। और इसमें क्या होगा? 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो सिंचाई सुविधाएं इनका विकास किया। तो पहला 2019 में, दूसरा 2022 में, ये 2 बातें लिखनी है। और लास्ट बात है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये 60-40 का है और बाकी कोई खास नहीं। ये लिखा पहला चरण और दूसरा चरण। 5 के लिए काफी, बाकी कल के वीडियो में फिर से चर्चा करते हैं।